गुड इवनिंग भाई, सबको आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो कार्तिक कोई नए स्टूडेंट हैं या पुराने पहले भी पढ़ चुके हैं हमसे? नहीं सर, नया स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो आपने एस डी वन से पहले एन ए और एन पी कर लिया है या नहीं? हाँ ये सर, किया हूँ सर। एन पी कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि बिना एन यस सर। पी इंटरेस्टेड होना मुश्किल है। हाँ। यस सर। अच्छा, राजा कौन है? सर मैंने आपसे एस डी वैन पालो अल्टो किया हुआ ऑलरेडी। अच्छा, तो क्या हुआ, खैरियत भूल भाल गए कुछ? सर 2 साल हो गए। अच्छा, रिवाइज नहीं किया मतलब? हाँ जी, रिवाइज करना है। तो जॉब नहीं मिली इस डोमेन में, क्या हुआ? हाँ सर, मेरा एक्चुअली डेटा सेंटर का था तो वही चल रहा था अभी तक, अभी चेंज करना है। अच्छा अच्छा। और विपिन कौन है भाई? हाँ जी सर, मैं विपिन। फर्स्ट टाइम मैं सर सीसीएन की सर मैंने पढ़ा हुआ है खुद से। हाँ, तो मेरे से कोई क्लास नहीं ली, पहली क्लास है। मैं आपसे सर 2012 में सीसीएन ने पढ़ा था। अच्छा, 2012 में, मतलब हाँ, आपके सेंटर पे। 12 साल बाद मुलाकात हो रही है। हाँ जी सर। अच्छा जी, तो कहाँ हैं अभी? मैं अभी सर किंडरल में हूँ, ये आईबीएम से स्पिन ऑफ हुई अच्छा अच्छा। तो बहुत है। दिनों के बाद अपडेट कर रहे हो अपने आप को, तो बहुत डिले कर दिया। अ, बीच में सर मैं थोड़ा सेल्फ स्टडी और दूसरा कंटेंट कर रहा था। बाकी हाँ ये है कि वर्षा एसडी1 मैंने किया हुआ है थोड़ा सा, अच्छा और अच्छा काम भी कर रहा हूँ वर्षा एसडी1। अच्छा अच्छा। शादान कौन साहब है? सदनान क्या नाम है? ये क्या लिखा है भाई, सदानान क्या है? आवाज आ रही है भाई? चलिए ठीक है, हो सकता है माइक में कोई प्रॉब्लम। चलिए गुड। मेरा प्रोफाइल आप लोगों के सामने है, बाकी कुछ लोग जानते भी हैं। हमने जो शुरू करना है, हमने जो शुरू करना है वो एस टी वैन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सिलेबस तो ये है एस डी वैन का, जो हम डिस्कशन करेंगे, जो आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये एंटायर सिलेबस है जो आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बट एस टी वैन के पहली क्लास जो हम लेते हैं, वो लेते हैं बिफोर एस टी वैन। क्योंकि जब तक हमें एस टी वैन से पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या क्या होता था, क्या क्या कमियां थी, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक एस डी वैन हमें अच्छा नहीं लगेगा। ना हम उसके जो फीचर्स हैं हम आपको समझा पाएंगे कि भाई ये फीचर्स किस बेसिस के ऊपर बेस्ट है विद रेस्पेक्ट टू दी ओल्ड टेक्नोलॉजीज। भाई ये विपिन, किस मीटिंग समरी क्या है? जी विपिन। हाँ जी सर, ये कैप्शन ऑन किया मैंने यहाँ पे ना, तो ये समरी वगैरह का कुछ दिखा रहा है मुझे। तो ये आपने क्यों ऑन किया है, इसकी ज़रूरत क्या है? आप डिनाई कर दीजिए सर। जो भी क्लास हो रही है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। आफ्टर द क्लास इसको एक पोर्टल में डाल दिया जाएगा। 24/7 आपके पास ये पोर्टल में रहेगी। एनसीपी नगेट्स के अंदर ये चला जाएगा। यहाँ पर जाकर आपका क्रेडेंशियल बनेगा, उसका जो भी आप लॉगिन करेंगे उस लॉगिन को की रिपोर्ट हमें भेज देंगे। और यहाँ पे आपका ऑनलाइन जो भी क्लासेस हैं उसका एक्सेस जो आपको मिलेगा वो 24/7 एक्सेस रहेगा। तो जो भी डिस्कशन किया जा रहा है वो सारा सब कुछ रिकॉर्डेड होगा। जो लैब्स हैं, लैब के लिए हमने दो लैब हैं। एक लैब ये है जो कि
जिसको मैं ये कहता हूँ कि पहली लैब या बेसिक लैब है, जिसके ऊपर डिस्कशन होगा। और इसके बाद एक दूसरी लैब होगी, ये सेकंड लैब है, जो कि एडवांस लैब है। इसका डिस्कशन होगा। ये दोनों ही चीज़ें डिस्कशन की जाएंगी। क्या क्या डिस्कशन किया जाएगा वो सिलेबस से हम डिस्कशन कर लेंगे। पहले हम डिस्कशन करेंगे कि एस टी वैन से हमें पहले क्या क्या आना चाहिए, ताकि एस टी वैन जब पढ़ें तो हमारे लिए ये आसानी हो जाए एस टी वैन को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि एस टी वैन में सारी पुरानी चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है। तो जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या है, अगर उसको देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, लेकिन हम जो शुरू करेंगे वो बिफोर एस टी वैन शुरू करेंगे। एस टी वैन के बाद कल या आज अगर वक्त मिलेगा तो ओवरव्यू की तरफ जाएंगे, एस टी वैन की तरफ। एस टी वैन में दो तरह का कॉन्सेप्ट है, अंडरले और ओवरले। ये किसी ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है किसी टर्मिनोलॉजी के अंदर, सीसीएनपी के अंदर कहाँ पर आता है? अंडरले और ओवरले पढ़ा है किसी ने? अंडरले क्या होता है, ओवरले क्या होता है? आईपी सेक में सर। आईपी सेक में किधर अंडरले कौन सा होता है? अंडरले सर, किसी भी मतलब जीआरई में या आईपी सेक में किसी भी टनलिंग प्रोटोकॉल डीएमवीपीएन में, सब में अंडरले हमारा आईएसपी का जो भी स्टैटिक पाथ रन हो रहता है, और ओवरले टनल। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। चलिए तो अंडरले पहले। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सर। हम्म। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है, वो अंडरले हुआ। और ओवरले, उसके ऊपर जो टनल बनता है, वो ओवरले हुआ। तो भाई प्रोटोकॉल तो उस पे भी लगता है, जीआरई पे भी प्रोटोकॉल वही लगते हैं, और ट्रांसपोर्ट पे भी वही वही बीजीपी आप उधर भी लगा सकते हो, क्लाइंट साइड पे बीजीपी, आईएसपी साइड पे भी लगा सकते हो, हर एक प्रोटोकॉल ही लगता है। चलें फिलहाल अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले इससे डिस्कशन से पहले हम वहाँ पर जाते हैं, ताकि पुरानी जो टर्मोलॉजीज हैं उनको हम अंडरस्टैंड करें, ताकि फिर बाद में सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। So, देखिए, एक टर्म है वीपीएन। ये तकरीबन सब नहीं पढ़ा हुआ है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का जनरल कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, प्राइवेट एनआईडी को, प्राइवेट एनआईडी वन को और प्राइवेट एनआईडी टू को, दो प्राइवेट एनआईडी हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर है। बीच में क्या है, कोई भी ट्रांसपोर्ट है, बीच में कोई भी टाइप ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू इस एनआईडी को हमने क्या करना है, ये साइट वन है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइट टू है। ये एनआईडी साइट टू के पास जानी है, ये एनआईडी साइट वन के पास। अब जो वीपीएन है, वो वीपीएन आपने बहुत तरह के वीपीएन पढ़े हैं। किसी ने एक किताब पढ़ी है, फंडामेंटल ऑफ एमपीएलएस पढ़ा है किसी ने? बुक फंडामेंटल ऑफ एमपीएलएस किसी ने बुक पढ़ा है? नो सर। मिस्टर लूक, ये चाइना का सबसे बेस्ट इंजीनियर है मिस्टर लूक, एमपीएलएस के रेस्पेक्ट में। इन्होंने अपनी किताब में दो तरह के मॉडल का डिस्कशन किया। वीपीएन मॉडल, एक मॉडल कहलाता है पीयर टू पीयर मॉडल। मिस्टर लूक का कहना है कि पीयर टू पीयर मॉडल का मतलब ये है कि आईएसपी इज
responsible for end to end वैन कनेक्टिविटी। आईएसपी एक तो इस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और दूसरा पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर आईएसपी इज ऑल्सो responsible for any issue related to प्राइवेट एनआईडी। और इसका एग्जाम्पल मिस्टर लूक देते हैं एमपीएलएस। एमपीएलएस आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है? एमपीएलएस किसी ने स्टडी किया हुआ है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। एमपीएलएस किसी ने स्टडी किया है? यस और नो? यस सर, मैंने किया है सर। एमपीएलएस में एक एमपीएलएस क्लाउड होता है, और यहाँ पर जो राउटर होते हैं उनको एज एलएसआर कहा जाता है। जनरली हम उनको पी बोलते हैं। बीच में जो राउटर होते हैं वो एलएसआर आते हैं, कहलाते हैं। और जो भी क्लाइंट पे राउटर होगा वो क्या कहलाता है? सी कहलाता है, कस्टमर एज। यहाँ पर जो प्राइवेट एनआईडी वन होगी और रिमोट साइट पर जो प्राइवेट एनआईडी टू होगी, प्राइवेट एनआईडी टू, यहाँ पर कॉन्सेप्ट किया जाता है किसका? वीआरएफ का, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। ये जो वीआरएफ है, जब आप एसडी वन पढ़ेंगे तो ये वीआरएफ बराबर हो जाएगा वीपीएन के। एसडी वन के अंदर वीआरएफ को वीपीएन कहा जाता है, और ट्रेडिशनल राउटिंग में उसको नाम है वीआरएफ, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। कस्टमर की प्राइवेट एनआईडी को हम सेपरेट करते हैं पी राउटर के ऊपर। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड ये करवाना है कि इन केस ऑफ द पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर जो आईएसपी है वो रेस्पॉन्सिबल है एंड टू एंड वैन कनेक्टिविटी के, और वो इस बात के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है कि प्राइवेट एनआईडी एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो ये जो कनेक्टिविटी है, और ये जो कनेक्टिविटी है, इसमें अगर कोई इशू है, क्योंकि एमपीएलएस क्या कहलाता है? एमपीएलएस कहलाता है प्राइवेट वैन। एमपीएलएस को हम बोलते हैं कि ये प्राइवेट वैन है। और एमपीएलएस के केस में जो पी टू सी होता है, इसके ऊपर भी प्राइवेट एनआईडी दी जाती है। पब्लिक एनआईडी यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो इन केस ऑफ द एमपीएलएस, ये कनेक्टिविटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आईएसपी की है। और हमारी जो ये प्राइवेट एनआईडी हैं, ये हम यहाँ पर आईएसपी के जो पी राउटर या एज एलएसआर होता है वहाँ पर बीजीपी चल रहा होता है, और इस नेटवर्क को बीजीपी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और यहाँ पर दोनों पीई और जो पी वन या पी टू है, इनके बीच में वीपीएन वी फोर एक टनल फॉर्म्ड होती है। वीपीएन वी फोर एक टनल फॉर्म्ड होती है, और उस टनल के थ्रू इस नेटवर्क को हम पास आउट करते हैं। इसके ऊपर और भी पैरामीटर सेट किए जाते हैं। आरडी होता है, राउट टारगेट होता है, राउट टारगेट में एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है। पूरा एक टर्मिनोलॉजीज है। बताना ये कि वॉट एवर दी जो हमारी एनआईडी है, इन केस ऑफ द एमपीएलएस, वी आर नॉट सेंडिंग द प्राइवेट एनआईडी डायरेक्टली टू दी अनोदर सी। डायरेक्टली हम नहीं भेज रहे, वी आर सेंडिंग अवर प्राइवेट एनआईडी टू दी आईएसपी। अगर हमारी एनआईडी हमारी किसी ब्रांच के ऊपर या हेडक्वार्टर के ऊपर नहीं जा रहा है, तो वी विल कांटेक्ट टू दी आईएसपी कि हमारी जो एनआईडी जो हमने आपको सेंड की थी, आपने जो इसको एक्सपोर्ट किया है या इंपोर्ट किया है वो करेक्ट नहीं किया है, दैट्स वाई नेटवर्क इज नॉट गोइंग टू द रिमोट साइड।
तो इस केस में पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर कनेक्टिविटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी और राउटिंग इश्यूज, ये दोनों ही आईएसपी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन दूसरा जो मॉडल है, जो कि ओवरले मॉडल है, ओवरले मॉडल के अंदर आईएसपी को प्राइवेट एनआईडी से कोई मतलब नहीं होता है। आईएसपी इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो वैन कनेक्टिविटी है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। आईएसपी विल नॉट पार्टिसिपेट इन routing issues related to प्राइवेट एनआईडी। प्राइवेट एनआईडी से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, आईएसपी इसको रिजॉल्व नहीं करेगी ओवरले मॉडल के अंदर। और ओवरले मॉडल के जो एग्जाम्पल हैं वो मल्टीपल हैं। फ्रेम रिले 2009 तक सीसीआई के एग्जामिनेशन में इनबिल्ट था, उसके बाद उसको हटा दिया गया। फ्रेम रिले ओवरले मॉडल होता था। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो आप अभी एसडी वैन पढ़ेंगे उसमें वही लॉजिकल टोपोलॉजीज यूज़ की जा रही हैं जो फ्रेमले यूज़ करता था। जीआरई ओवरले मॉडल है। डीएमवीपीएन ओवरले मॉडल है। एस डी वैन ओवरले मॉडल है। ये सारे ओवरले मॉडल हैं। अब ओवरले मॉडल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, और एसडी वैन क्या कर रहा है वो हमने देखना है। तो हर एक टेक्नोलॉजी का थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम अपने एसडी वैन की तरफ मूव करेंगे। फ्रेम रिले की तरफ चलते हैं। फ्रेम रिले में एक क्लाउड होता था, एफआर, और इसी एक राउटर को हमने लेट से हेडक्वार्टर बना दिया। ये उसका यहाँ पर लैन सेटअप है, ये स्पोक्स हैं, उसका ये लैन सेटअप है, और ये स्पोक है, उसका ये लैन सेटअप है। फ्रेम रिले में ये जो इंटरफेसेस होते थे, इनके ऊपर, यहाँ से आईएसपी से जो हम कनेक्टिविटी लेते थे, इनके ऊपर कोई आईपी नहीं होता था। ये नॉन आईपी होते थे, नॉन आईपी इंटरफेस। क्लाइंट अपने साइट के ऊपर यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर प्राइवेट एनआईडी खुद डालता था। फॉर एग्जांपल उसने कोई कॉमन सबनेट ले लिया, ये कॉमन सबनेट पर होने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल ये 254, ये 1 और 2। और यहाँ पर लैन पर भी प्राइवेट एनआईडीज होती थी। लैन के ऊपर भी प्राइवेट एनआईडीज होती थी। टास्क यही होता था कि एक साइट की प्राइवेट एनआईडी को दूसरी जगह पर कैरी करना है। तो इस वाले केस में, फ्रेमले के केस में, हमें आईएसपी से कोई आईपी नहीं मिलता था। यहाँ पर वर्चुअल सर्किटरी बनती थी। जो वर्चुअल सर्किट थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते थे डीएलसीआई के। तो डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, ये 10 बिट्स का होता था, यानी 1024 हम कनेक्शन फॉर्म कर सकते थे। तो ये फ्रेम रिले की फिजिकल टोपोलॉजी तो ऐसी होती थी, कम से कम एक लिंक कनेक्टेड होना चाहिए फ्रेमले स्विच से, और इसके ऊपर 3 तरह की लॉजिकल टोपोलॉजीज फॉर्म्ड होती थी। वो लॉजिकल टोपोलॉजीज आपके एसडी1 में भी यूज होती हैं। एक टोपोलॉजी बनती थी हब एंड स्पोक, ये लॉजिकल टोपोलॉजी थी। फ्रेमले में 3 लॉजिकल टोपोलॉजी बनती थी, हब एंड स्पोक, फुल मैश और पार्शियल मैश। तो अगर इस तरह की टोपोलॉजी बनती थी
तो ये कहलाती थी हब एंड स्पोक। यहाँ पे स्पोक वन और स्पोक टू डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। ये कम्युनिकेशन के लिए थ्रू दी हब ही कनेक्टिविटी होती थी। अगर हम एस डी वैन की बात करें तो एस डी वैन में बाय डिफॉल्ट, एस डी वैन में बाय डिफॉल्ट लॉजिकल फुल मैश बनता है। एस टी वन में बाय डिफॉल्ट लॉजिकल फुल मैश बनता है, जबकि फ्रेम रिले के अंदर चाहे हमें हब एंड स्पोक बनाना हो या फुल मैश बनाना हो या पार्शियल मैश बनाना हो, ये विद द हेल्प ऑफ द डीएलसीआई होता था, और डीएलसीआई का हमें आईएसपी को पेमेंट करना पड़ता था। ये L2 VPN होता था। फ्रेमले वॉज दी L2 VPN। इसका फंक्शन भी यही था कि एक प्राइवेट एनआईडी को दूसरी जगह पर भेजना है, बट ये जो बीच में जो ट्रांसपोर्टर है, इसके पास हमारी एनआईडी नहीं होती थी। जितने भी ओवरले नेटवर्क होंगे, ओवरले मॉडल के अंदर कस्टमर की प्राइवेट एनआईडी आईएसपी के राउटर पर नहीं जाती है, जबकि पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर, दैट वाज द पीयर टू पीयर मॉडल एमपीएलएस, पीयर टू पीयर मॉडल में हमारी एनआईडी आईएसपी के राउटर पे विजिबल होती है। और ओवरले मॉडल के अंदर किसी भी प्राइवेट एनआईडी को हम अगर आईएसपी के किसी भी डिवाइस पे देखेंगे तो आईएसपी के किसी भी राउटर पे विजिबल नहीं होगी, बिकॉज वी आर नॉट सेंडिंग अवर एनआईडी टू दी आईएसपी साइट पे नहीं भेज रहे हैं। तो फ्रेम रिले के अंदर जो टोपोलॉजीज यूज की जाती थी, वो टोपोलॉजी हम एस टी वैन में यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट फुल मैश है। और एस टी वैन के अंदर भी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हब एंड स्पोक का। तो हब एंड स्पोक के लिए हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा कि हमारा ट्रैफिक कैसे मैच करे, कैसे आपके पास कहाँ से किसके पास जाना चाहिए। तो उसके लिए हम वहाँ पर सेट करेंगे। टी लॉक का कॉन्सेप्ट आएगा जब एस डी वैन देखेंगे, तब डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेमले वॉज दी लेयर 2 टेक्नोलॉजी थी। इसमें प्राइवेट एनआईडी को एक जगह से दूसरा जगह हम भेजते थे। वैन के ऊपर भी प्राइवेट एनआईडी होती थी, लैन के ऊपर भी प्राइवेट एनआईडी होती थी, आईएसपी की डिवाइस के ऊपर हमारी एनआईडी विजिबल नहीं होती थी। यानी काइंड ऑफ यहाँ पे वर्चुअल सर्किटरी बनती थी। और ये वर्चुअल सर्किटरी, अगर एमपीएलएस में किसी ने एटॉम का स्टडी किया हो, किसी ने एमपीएलएस में एटॉम पढ़ा है? एमपीएलएस के अंदर किसी ने एटॉम पढ़ा है? जी भाई, एनीबडी? नहीं पढ़ा है किसी ने? तो एटॉम के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है सूडो वायर का। वहाँ पर भी जो आईएसपी से हम लेते हैं लिंक, वो नॉन आईपी लिंक होता है, और क्लाइंट जो है अपनी साइट पर आईपी एड्रेस डाल रहा होता है। उसके बाद आया जीआरई। जीआरई जो है वो L3 VPN है। उसमें हमारे पास एक हमें वेंडर की ज़रूरत है। सेम आईएसपी भी हो सकता है, डिफरेंट आईएसपी भी हो सकता है। ये लेट से P1 है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये P2 है, यहाँ से C1 है, और दैट इज C2 है। और यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट एनआईडीज हैं। ये प्राइवेट एनआईडी 1 है, और दैट इज प्राइवेट एनआईडी 2 है। हमें इस प्राइवेट एनआईडी को C1 से C2 पर भेजना है। ये साइट कहीं पर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये साइट दिल्ली के अंदर है, ये साइट यूके के अंदर है। ये जो आईएसपी है, ये इंडिया का आईएसपी होगा, ये यूके का कोई आईएसपी होगा। इन केस ऑफ द जीआरई ये मैंडेटरी है कि जो वैन आईपी एड्रेस है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। पब्लिक स्टैटिक आईपी। तो जितनी भी ब्रांचेस होंगी, हर ब्रांच के ऊपर एक पब्लिक स्टैटिक आईपी चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा, इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट। ये आपकी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा।
ये आपकी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। फ्रेम रिले के अंदर इशू ये था कि जब तक हमारे पास फ्रेमले स्विच टू फ्रेमले स्विच क्लाउड ना हो तब तक हम बात नहीं कर सकते। हमारी कनेक्टिविटी हब एंड स्पोक या आपके पास ये जो पार्शियल मैश या फुल मैश जो बन रही है वो कि इस बॉक्स के साथ इस क्लाउड के साथ ही डेडिकेटेड है। बट यहाँ पर हमारा कोई सा भी वेंडर हो, कहीं पर भी हो, आईपी की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। हम वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी हेडक्वार्टर से किसी भी ब्रांच से आईपी जीआरई टनल को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस हैं, दे मस्ट बी रीचेबल। और इसके लिए जीआरई के लिए ज़रूरी है कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस एक दूसरे से रीचेबल होने चाहिए। बस आईएसपी इतनी ही हमें फॉर्मेलिटी पूरी करके देगा कि वो आपके पब्लिक आईपी एड्रेस को एक साइट से दूसरे साइट ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जीआरई टनल आप खुद बनाते हैं, दो पी के बीच में, दो सी के बीच में। अब वो सी हेडक्वार्टर के साथ में हो या ब्रांच के साथ में हो, ये आप बनाते हैं, यहाँ पे जीआरई टनल बनाते हैं। जीआरई जब बनती है तो टनल का जो आईपी एड्रेस है, जो टनल का जो इंटरफेस होगा, टनल की जो एनआईडी होगी वो भी क्या होगी, प्राइवेट एनआईडी के ऊपर होगी। टनल की एनआईडी भी प्राइवेट एनआईडी के ऊपर होती है, ये भी प्राइवेट एनआईडी के ऊपर होती है। जनरली क्लाइंट साइड से टूवर्ड्स दी आईएसपी हम डिफॉल्ट रूट ड्रॉप करते हैं, और आईएसपी के पास दूसरे एंड का पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, दूसरे आईएसपी के पास हमारे एंड का पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। वो रीचेबिलिटी यहाँ से हम पिंग करेंगे तो यहाँ तक रीचेबिलिटी हो जाती है। तो जीआरई के लिए मैंडेटरी है तीन चार चीज़ें, कि एक तो आपके पास इंटरफेस टनल का नंबर कुछ भी हो सकता है, टनल का एक आईपी एड्रेस होगा, टनल का एक सोर्स होना चाहिए, और टनल का एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो इन केस ऑफ द जीआरई इट्स मैंडेटरी कि सोर्स आईपी एंड द डेस्टिनेशन आईपी मस्ट बी पब्लिक स्टैटिक आईपी। जीआरई के केस में पब्लिक स्टैटिक आपका आईपी का होना जरूरी है, दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट। और ये जो आईपी एड्रेस है, टनल का आईपी एड्रेस, ये प्राइवेट एनआईडी पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर हम अपने इन प्राइवेट एनआईडीज को और टनल के आईपी एड्रेस को हम आईएसपी को अनाउंसमेंट नहीं करते। जब पब्लिक आईपी एड्रेस एक दूसरे से रीचेबल हो जाते हैं तो इसके ऊपर हम कोई सा भी प्रोटोकॉल अप्लाई कर देते हैं। हमारी जो ये एनआईडी है ये इस टनल के थ्रू यहाँ से होकर यहाँ पर चली जाती है, और यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये प्राइवेट एनआईडी जो हमें नज़र आती है उसका नेक्स्ट हॉप इसका जो आईपी एड्रेस होता है वो नज़र आ रहा होता है, ना कि ये नज़र आ रहा होता है। अगर हम ट्रेस राउट करते हैं तो हमारा ट्रैफिक इस टनल की तरफ मूव कर रहा होता है। जनरली ये टनल जो ऐसे दिखाई जाती है वो टनल बेसिकली इस वाले इंटरफेस से और इस वाले इंटरफेस पे इसी तरीके से बनी होती है। अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में कोई भी पाथ अगर डाउन हो जाए और टनल का सोर्स या डेस्टिनेशन अनरीचेबल हो जाए तो ये टनल डाउन हो जाएगी। टनल के अप होने के लिए कंडीशन है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी मस्ट बी रीचेबल, तभी टनल आपके पास आ पाएगी। तो जीआरई भी एक ओवरले मॉडल है। वी आर नॉट सेंडिंग दिस प्राइवेट एनआईडी टू दिस रूटर, ना इस राउटर पर होगी ना बीच में कोई राउटर होगा उसके पास होगी। हमारी प्राइवेट एनआईडी जीआरई के केस में आईएसपी के पास नहीं जाएगी, ना ही फ्रेमले के पास जाएगी। इन बोथ केसेस जो आपने फ्रेमले देखा, फ्रेम रिले इज नॉट सिक्योर, फ्रेम रिले इज नॉट सिक्योर, ये सिक्योर नहीं है। यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन भेजोगे उसको स्निफ किया जा सकता है, कैप्चर किया जा सकता है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन। किसी भी राउटर पे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सिनारियो में हम जब यूज़ करेंगे लैब में तो वार्क शार्क के थ्रू उसके ट्रैफिक को स्निफ कर सकते हैं, जबकि उसके पास नेटवर्क नहीं है राउटिंग टेबल में, बट हम चेक कर सकते हैं कि वो क्या एप्लीकेशन भेज रहा है, क्या प्रोटोकॉल भेज रहा है, हम उसको स्निफ कर सकते हैं। इसी तरीके से जीआरई भी जो कहा जाता है कि एक जीआरई वीपीएन है और ये प्राइवेट एनआईडी को दूसरी जगह पर लेकर जा रहा है, ये भी आपके पास सिक्योर नहीं है। ना जीआरई सिक्योर है, ना
प्रेम रिले सिक्योर है, और ना ही जो आपका ये एमपीएलएस था, ये एमपीएलएस इज नॉट सिक्योर। इनमें से कोई भी सिक्योर नहीं है। यानी डेटा के रेस्पेक्ट में इन तीनों में से कोई भी सिक्योर नहीं है। एक और टर्मिनोलॉजी थी जिसका नाम था जी आर। सर, सर विपिन दिस साइड सर, एमपीएलएस इज को सिक्योर कंसिडर किया जाता है ना? एमपीएस को सिक्योर करेंगे तो आईपी एमपीएलएस को। लगाएंगे। जब तक आप आईपी सेक नहीं लगाएंगे, एमपीएलएस इज नॉट सिक्योर। ना जीआरई सिक्योर है। जीआरई के ऊपर हम आईपी सेक लगाते हैं तो सिक्योर बनती है। बाय डिफॉल्ट जीआरई इज नॉट सिक्योर, बाय डिफॉल्ट एमपीएलएस इज नॉट सिक्योर। बट इसमें सर, एमपीएलएस में तो हमारे पास प्राइवेट क्लाउड है, तो कोई भी अटैक तो हो ही नहीं पाएगा। तो आपने कहानी आउटसाइड आपने अटैकर्स को। आपने कहानी सुनी है, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, अगर आईएसपी कुछ करे तो बात हाँ, अलग है तो सर। बस बात खत्म हो गई ना। वहां तो और भी इशू खराब हो गया ना। एमपीएलएस के अंदर जीआरई में एटलीस्ट यू आर नॉट सेंडिंग योर एनआईडी टू द आईएसपी। प्रेमलिव में यू आर नॉट सेंडिंग योर एनआईडी टू द आईएसपी। इन केस ऑफ द एमपीएलएस यू आर सेंडिंग योर एनआईडी टू द आईएसपी। वो आपकी एनआईडी के साथ में कुछ भी कर सकता है। बट इन हम्म। केस ऑफ द जीआरई इज बेटर देन द एमपीएलएस अगर हम देखें तो। क्योंकि वहां पर आपके पास विद रेस्पेक्ट टू द मनी की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ जी। हम बात कर रहे हैं डेटा सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में। हमारी एनआईडी आईएसपी के पास जा ही नहीं रही है। आईएसपी कैन नॉट पिंग टू दी प्राइवेट एनआईडी। ये आईएसपी मेरी इस प्राइवेट एनआईडी पे किसी भी तरह का फ्लड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास मेरी प्राइवेट एनआईडी है ही नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, राइट सर। बट इन केस ऑफ द एमपीएलएस, वहां का कोई किसी बंदे का दिमाग खराब हो बैठकर आईएसपी की साइट पे, तो वहां से वो अटैक लगा सकता है। बाद में जो होगा देखा जाएगा, एक्सप्लेनेशन जो भी होना है कर तो सकता है वो। बट इस हाँ, केस और में वो मेरी एनआईडी के साथ में कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, वो देख सकता है स्निफ करके क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। वो मेरा इन्फॉर्मेशन को स्टील करके चुरा के किसी को बेच सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। या आप किसी भी राउटर पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वार्कशॉप लगा के। फॉर एग्जांपल जैसे कि डायग्राम यहाँ पर मौजूद है, अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं, और अगर ये जीआरई का सिनारियो अगर हम ले लें थोड़ी देर के लिए, इसको अगर भूल जाएं कि इट्स एसडी वैन, और यहाँ से लेकर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैंने ये आईपी रीचेबल कर लिया, और मैं इसके बीच में आईपी सेक बना रहा हूँ, तो बीच में ये ट्रांसपोर्ट है, बीच में ये ट्रांसपोर्ट है। ये इस वाले इंटरफेस पे वार्क शार्क को स्निफ करके मेरा अगर ट्रैफिक यहाँ से टेलनेट होकर जा रहा है या आईसीएमपी जा रहा है, वॉट एवर, वो जाएगा तो इसी के थ्रू निकल के ना। तो यहाँ पे स्निफ कर सकता है मेरा किस तरह का ट्रैफिक जा रहा है, उसमें सोर्स आईपी क्या है, उसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ये स्निफ किया जा सकता है यहाँ पे। जीआरई है। जीआरई का ड्रॉबैक क्या था? दो ड्रॉबैक है जीआरई का। एक ड्रॉबैक तो ये है कि इफ़ यू हैव दी एन नंबर ऑफ साइट्स, जितनी साइट्स आपकी इंक्रीज करेंगी, जितनी सी साइट्स आपके पास इंक्रीज करेंगी, उस सी साइट्स पे आप अपनी पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन तो करेंगे, बट विद रेस्पेक्ट टू ईच जो भी क्लाइंट की साइड होगी, आपका जो हेडक्वार्टर होगा, आपका जो हब होगा, डेटा सेंटर में जो हब होगा, उसके ऊपर हर साइट के रेस्पेक्ट में आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। यानी आप उस राउटर का जो कि हब साइट पर है, उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इंक्रीज और इंक्रीज कर रहे हैं। उसकी रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम हो रही हैं। वहाँ पे ट्रबल शूटिंग करना थोड़ा टफ होता चला जाएगा, क्योंकि आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड इश्यूज काफ़ी पैदा हो जाएंगे। तीसरा दूसरा चीज़ कि हर साइट के ऊपर आपको पब्लिक स्टैटिक आईपी चाहिए, जो कि आपकी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट बढ़ रहा है, रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। इसको मिनिमाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट आया डीएम वीपीएन का। डीएम वीपीएन जो है, जितना भी आप देखते हैं इंडिया में जो एयरलाइंस हैं, एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है, ये सीता के पास है। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट काम करते हैं, वहाँ पे डीएम वीपीएन चल रहा है। पूरी एयरलाइंस का नेटवर्क डीएम वीपीएन पर उन्होंने सेटअप किया हुआ है। डीएम वीपीएन के केस में क्या होगा? डीएम वीपीएन के केस में यहाँ पर आपके पास, जिसको भी आप हब कहना चाहते हैं, वो यहाँ पे हब ना होकर इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। जो ब्रांच कहना चाहते हैं, ब्रांच की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर इन केस ऑफ द डीएम वीपीएन में कॉस्ट कटिंग के लिए ये कहा गया कि जो
हब होगा, जिसको हम यहाँ पर हब ना बोलकर बोलेंगे NHS। और जो स्पोक है इन केस ऑफ द DMVPN, उन स्पोक को हम बोलते हैं NHC। हब की साइट पर इन केस ऑफ द DMVPN केवल यहां पर पब्लिक स्टैटिक IP होगा, यहां पर पब्लिक स्टैटिक IP होता है। और जितने भी ये NHC हैं, यहाँ पर जो होगा वो पब्लिक स्टैटिक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, पब्लिक डायनेमिक होगा। पब्लिक डायनेमिक IP एड्रेस हमें कैसे मिलता है किसी इंटरफेस के ऊपर? जी, DHCP के थ्रू। DSCP के थ्रू। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो भी ये ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पर जो भी आपके पास ये ट्रांसपोर्ट होगा, वो ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर जो ये डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, ये DHCP सर्वर होंगी, राइट। और ये क्या होंगे, ये सारे के सारे DHCP क्लाइंट होगा, DHCP क्लाइंट होगा, DHCP क्लाइंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी बार भी ये लिंक डाउन होने के बाद अप होगा, तो चांसेस हैं कि इसका IP एड्रेस बदल जाए, यस और नो? जी भाई। यस सर, फुल पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है। अगर हम ये चाहते हैं कि सस्ते में काम हो, तो सस्ते में काम तभी हो सकता है जब IP एड्रेस इसका फिक्स ना रहे। अगर IP एड्रेस अगर फिक्स्ड है, फिर तो वो आपके पास पैसे चार्ज कर रहा है ना आपसे स्टैटिक के। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज ये करेगी कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये इसकी प्राइवेट NID है, इस प्राइवेट NID को, और यहाँ पर इसकी ये प्राइवेट NID है, ये प्राइवेट NID फॉर एग्जांपल 1 हो गई, ये प्राइवेट NID 2 हो गई, ये प्राइवेट NID 3 हो गई। अब मुझे वही काम जो फ्रेमले ने किया था, जो GRE ने किया था, जो MPLS ने किया था, वही DMVPN के थ्रू परफॉर्म करना है। एक कॉल है भाई जरा। जी, हेलो। तो मैं डिस्कशन कर रहा था कि यहाँ पे पब्लिक IP होगा स्टैटिक, यहाँ पर डायनेमिक होगा। अगर हम टनल फॉर्म करना चाहते हैं इन केस ऑफ द DMVPN, तो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है? अगर हम टनल फॉर्म करना चाहते हैं, तो लेट्स से इस टनल का IP एड्रेस 1 है, ये 10.112 है, ये 10.113 है, और टनल का IP एड्रेस 10.114 है। टनल का प्राइवेट IP एड्रेस डाल दिया गया। टनल के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत है: टनल का इंटरफेस, टनल का IP, टनल का सोर्स, टनल का डेस्टिनेशन। ब्रांच साइट के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांच साइट के ऊपर आप इंटरफेस टनल लिख सकते हैं, इसके ऊपर इसका IP एड्रेस डाल सकते हैं। टनल का सोर्स, क्या किसी ब्रांच को टनल का सोर्स मालूम है? जब तक कि उसको IP एड्रेस ना मिल जाए यहाँ पर। जी भाई।
नहीं, इंटरफेस डाल सकते हैं सर, वही बस इंटरफेस, सोर्स इंटरफेस ही हो टनल सकता का आईपी अगर उसने डाला तो लिंक है। डाउन होने के बाद चेंज हो सकता है। राइट सर। मैटर इज दैट कि टनल सोर्स में आईपी ना देके हम टनल सोर्स के अंदर उसका इंटरफेस डिफाइन कर दें, और टनल जो डेस्टिनेशन है वो मेरे पास लेट से फिक्स्ड है, तो इसके पास तो पूरा टास्क हो गया। लेकिन हेडक्वार्टर क्या करेगा? हेडक्वार्टर के पास तो टनल का आईपी एड्रेस है, वो अपना आईपी एड्रेस डाल सकता है दिस वन। टनल सोर्स में वो अपना फिक्स आईपी भी दे सकता है, लेकिन टनल डेस्टिनेशन क्या हेडक्वार्टर को मालूम है? आंसर इज नो, क्योंकि आईपी एड्रेस तो चेंज हो सकता है। तो डीएमवीपीएन में दो नए कॉन्सेप्ट लाए गए। एक कॉन्सेप्ट है एनएचआरपी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे एसडी वैन में कुछ इसी से रिलेटेड कोई टास्क होने वाला है। और एक है एमजीआरई, मल्टी पॉइंट जीआरई। तो यहाँ पे टनल का डेस्टिनेशन डिफाइन ना करके यहाँ पे टनल मोड आएगा एमजीआरई। एमजीआरई का मतलब हो गया मैनी पॉइंट टू पॉइंट टनल। जैसे फ्रेमले में एक कॉन्सेप्ट होता था पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे टनल डेस्टिनेशन में एमजीआरई अप्लाई किया जाएगा, और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बाय डिफॉल्ट टनल के ऊपर कौन सा एनकैप्सुलेशन होता है? जीआरई। बाय डिफॉल्ट टनल के ऊपर जैसे ही आप टनल इंटरफेस लगाते हैं और शो इंटरफेस टनल में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे जीआरई इनकैप्सुलेशन यानी जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन यानी प्रोटोकॉल नंबर 7 बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। एनएचआरपी का फंक्शन क्या होगा? नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका वर्क ये होगा कि यहाँ पर हर एक जो भी टनल है उस टनल के ऊपर हम एक एनएचआरपी, जैसे कि आप देखते हैं कि केस ऑफ द एचएसआरपी जब आप लगाते हैं स्विचिंग के अंदर, तो आप उसके अंदर स्टैंड बाय वन ग्रुप नंबर डिफाइन करते हैं। वीआरआरपी प्रोटोकॉल लगाते हैं तो वीआरआरपी के अंदर एक ग्रुप नंबर डिफाइन करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इन केस ऑफ द एनएचआरपी के अंदर यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं आईपी एनएचआरपी नेटवर्क, और ये नेटवर्क 2 की पावर 32 होते हैं, तो कोई सा भी नंबर वी कैन टेक इट। तो हर एक के ऊपर हम आईपी एनएचआरपी नेटवर्क का अनाउंसमेंट कर देते हैं, जिससे ये एक एनएचआरपी का डोमेन बन जाता है। तो जब कभी भी ब्रांच का कोई लिंक डाउन होने के बाद अप होगा, तो इसको पता है कि हम कौन से डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं एनएचआरपी के, और इसको हम ये मेंशन करेंगे जो भी ब्रांच होगी कि आपका एनएचआरपी सर्वर कौन है, यानी आईपी एनएचआरपी एनएचएस, आईपी एनएचआरपी एनएचएस कौन है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि तुम्हारा जो आईपी एनएचआरपी एनएचएस है ये आपके पास 10.1.1.1 है। हमने हर एक ब्रांच को ये बता दिया कि आप आईपी एनएचआरपी नेटवर्क 1 के अंदर है, और इस नेटवर्क 1 के अंदर आईपी एनएचआरपी एनएचएस जो कि सर्वर है वो कौन है, एनएचएस कौन है, 10.1.1। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो आईपी एड्रेस है पब्लिक है कि प्राइवेट है? 10.1.1.1 इज पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस? प्राइवेट सर। प्राइवेट है सर। प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो क्या प्राइवेट आईपी एड्रेस पर रिक्वेस्ट चली जाती है विदाउट टनलिंग? विदाउट टनल क्या प्राइवेट आईपी एड्रेस पर ट्रैफिक जाएगा? नो सर। अगर गया तो आईएसपी तक चला जाएगा, डिफॉल्ट रूट पड़ा हुआ, रिप्लाई तो नहीं आएगा। तो हमें यहां पर ये बताना पड़ता है इसको कि आपका ये जो एनएचएस है इस पे पहुंचेंगे कैसे। अब ये कॉन्सेप्ट होता था, किसी ने फ्रेमले पढ़ा हो तो फ्रेमले में कॉन्सेप्ट होता था कि अगर हमें
यहाँ पर जाना है, इस आईपी पर जाना है, तो हमने किस डेलसीआई के साथ मैप करना है। तो यहाँ पे हम डीएलसीआई डिफाइन करते थे, लेट से 103। यहाँ प्रोग्राम लिखते थे कि अगर 103 आता है तो वो कौन से आईपी के लिए आ रहा है, उसको कौन से इंटरफेस पर भेजना है। ऐसे ही डीएमवीपीएन के अंदर यहाँ पर हम मेंशन करेंगे आईपी एनएचआरपी मैप, आईपी एनएचआरपी मैप। उस मैप में ये प्राइवेट आईपी के साथ में हम डालेंगे 12.1.1.1। ये एक कमांड चलाई जाएगी। किसी ने डीएमवीपीएन पर ओएसपीएफ लगाया है? डीएमवीपीएन पढ़ा है किसी ने? अच्छा चलें, इसको छोड़ें। किसी ने जी। ओएसपीएफ पढ़ा है? किसी ने ओएसपीएफ हाँ पढ़ा जी है आप सर, में से? पढ़ा है। ओएसपीएफ में कितने तरह की नेटवर्क होती हैं? हम्म। ओएसपीएफ में नेटवर्क टाइप कौन सी होती है? ये तो आपको एसडी1 में भी डालनी पड़ेगी ना। सर पॉइंट टू पॉइंट होता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है। ये तो एक हो गया पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा बताओ कौन सा होता है? ये तो पी टू पी हो गया, चलो और दूसरा? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होते हैं सर। ये बीएमए होता है। बीएमए कब होता है? जब ईथरनेट हो, फास्ट हम्म। ईथरनेट हो, गिग हो। एक नॉन ब्रॉडकास्ट एनबीएमए होता है। एनबीएमए होता है। अब ये नॉन ब्रॉडकास्ट कब होता है? ये नॉन ब्रॉडकास्ट कब होगा? जब यहाँ पर या तो फ्रेमले हो, या क्या हो, डीएम वीपीएन हो। फ्रेमले हो या डीएम वीपीएन हो, तो ये क्या बनता है? एनबीएमए, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस। तो यहाँ पर आपने ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस डीएम वीपीएन कंसीडर करता है एनबीएमए, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस। तो इस प्राइवेट आईएनआईडी को इसके साथ में हम क्या करते हैं? अटैच करते हैं। अब क्या होगा कि जब कभी भी whenever इसके ऊपर फर्स्ट टाइम आप इनिशिएट करेंगे एनएचआरपी को और ये सारे पैरामीटर डालेंगे, इसको ये मालूम है कि मुझे अपना आईपी एड्रेस इसको बताना है, अदरवाइज वो मेरे साथ में टनल नहीं बना सकता है। क्योंकि इसके पास सारे पैरामीटर हैं, अपना सोर्स भी है, सामने वाला के भी सोर्स है, डेस्टिनेशन आईपी है। लेकिन जो ये वाली डिवाइस है, इसको नहीं मालूम कि व्हाट इज द आईपी ऑफ द ब्रांच करेंटली। तो ये यहाँ से क्या करता है? अपने आप को इसके ऊपर रजिस्टर करता है। NHRP इसको भेजता है ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, जिसमें वो ये बताता है कि मेरा करंट पब्लिक आईपी क्या है और मेरा टनल का आईपी क्या है। ये दो चीज़ें आपको बताता है, मेरा टनल का आईपी एड्रेस ये है और मेरा करंट पब्लिक आईपी एड्रेस ये है। क्योंकि इसको ये पता होता है कि हु इज़ दी मास्टर या हु इज़ दी हब या हु इज़ दी एनएचएस कौन है। तो वहाँ पे जाने के लिए ये इसको रिक्वेस्ट करता है, और वहाँ जाने के बाद जो इसका पैकेट है वो डिकोड हो जाता है और वो 10.1.1 के ऊपर आपके पास रिक्वेस्ट चली जाती है। तो इसको जब ये रिक्वेस्ट आती है तो उसका ये इसको रिप्लाई करता है, NHRP रजिस्ट्रेशन रिप्लाई, NHRP रजिस्ट्रेशन रिप्लाई। और इसके बाद हम इस वाली डिवाइस पर ये देख सकते हैं शो DMVPN के अभी मुझे जो रिक्वेस्ट भेजी है उसमें उसका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या था और उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या था। ये इसमें भी देखा जा सकता है और शो आईपी NHRP कमांड के थ्रू भी देखा जा सकता है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। वो इसलिए ज़रूरत है कि जब आप SD WAN पढ़ेंगे और SD WAN के अंदर ये हमारा पहला डायग्राम होगा। यहाँ पर ये जो डिवाइस है ये वेप्टेला की डिवाइसेस हैं, ये वेप्टेला की डिवाइसेस हैं। वेप्टेला जो सिस्को शुरू किया था, जो वेप्टेला था ये सिस्को का नहीं था,
पी के पड़ोसी मुल्क के तीन बंदे थे। एक का नाम था आमिर, एक का नाम था ATIF आतिफ, एक का नाम था, तीनों ही जिंदा हैं अभी, जहीर अजीज। ये तीन बंदे थे। इन तीन बंदों ने विप्टेला बनाया था, सिस्को का नहीं था। सिस्को ने इस विप्टेला को परचेज किया और उसका नाम उसने क्या डाल दिया, सिस्को विप्टेला डाल दिया। और इन तीनों को जॉब भी दे दी गई और जो भी कीमत तय की गई वो तो कीमत भी इनको दे दी गई। तो यहाँ पर जो भी डिवाइसेस होती हैं, ये डिवाइसेस जब ऑन बोर्डिंग आती हैं तो उससे पहले इन डिवाइसेस के अंदर कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ती है। और जैसे कि पीछे हमने बताया कि यहाँ पर हमने ये जो डिवाइस थी ये जो डिवाइस थी इन डिवाइसेस ने अपने इस पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में इसको बताया कि मेरा करंट पब्लिक आईपी एड्रेस ये है और मेरा टनल का आईपी एड्रेस ये है। उसके बाद ही यहाँ पे इसको अप्लाई करेगा और यहाँ से एक स्टैटिक टनल बन जाएगी। हर एक स्टैटिक टनल यहाँ से बना लेगा और ये उसको डायनेमिक टनल बनाएगा, चूंकि इसके पास इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं है, कभी भी चेंज हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पर जब हम जाएंगे इन केस ऑफ द एसडी वैन में, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रोसीजर में कि ये डिवाइस केवल इस कंट्रोलर को जानती है। हमारे पास तीन कंट्रोलर होते हैं, वी मैनेजर होता है, वी स्मार्ट होता है और वी बॉन्ड होता है। ये डिवाइस केवल किसी को भी नहीं जानती, ना इसको जानती ना इसको जानती, ना किसके बारे, इसको किसी के बारे में पता नहीं होता। हम सिर्फ इसको इसके बारे में बताते हैं कि तुम्हारा वी बॉन्ड ऑथेंटिकेटर कौन है जो तुम्हें ऑथेंटिकेट करेगा। ट्रेडिशनल राउटिंग के अंदर हमारे सिस्को के जो राउटर हैं, जो हमने NA और NP तक पढ़ा, हम देखते हैं वहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम अपने राउटर को पहले किसी के साथ ऑथेंटिकेट कराएं और फिर वो आपके पास बाद में कॉन्फ़िगर करे, फिर वो बाद में डेटा ट्रैफिक भेजे। वहाँ डायरेक्टली काम कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ द एसडी वैन, जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो वेप्टेला की डिवाइस हो जिसको VH कहा जाता है, या सिस्को की डिवाइस हो जिसको CH कहा जाता है, सिस्को एजिस, तो वहाँ पर सबके लिए ज़रूरी है कि वो अपना ये आईपी एड्रेस या ये आईपी एड्रेस, कोई भी एक आईपी एड्रेस इस वी बॉन्ड को बताएंगी। वो अपने आप को ये भी बताएंगी, जैसे कि पीछे मैंने डिस्कशन किया कि यहाँ पर वो डिवाइस ये बताएगी कि मेरा NHRP का डोमेन कौन सा है, IP NHRP नेटवर्क 1 है मेरा या नेटवर्क 2 है, मेरा कौन सा डोमेन है। इन केस ऑफ द SD वैन, डिवाइस बाउंड है इस बात के लिए कि वो ये बताएगी कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन नेम कौन सा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, सर एक क्वेश्चन था। जी भाई। अ, फिर इस वजह से ओवरले तो हमारा एसडीएन बना रहा है, बट अंडरले के लिए हमें कोई आईजीपी प्रोटोकॉल रन करना पड़ेगा एज एज और अभी डिस, कंट्रोलर से। अभी डिस्कशन अच्छा। करेंगे, अभी तो हम SD1 पे पहुंचे ही नहीं ना। हम तो सारी ओके पुरानी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, अभी SD1 में हम भी गए नहीं अभी। हम सिर्फ ये ओके। कंपेयर कर रहे हैं कि हम जो पुराना पढ़ रहे थे तो हमने क्यों पढ़ा दिया। ऐसा तो नहीं आपका टाइम हमने खराब कर दिया 2 घंटे का, क्या उसका कुछ फायदा भी है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे इन केस ऑफ द DMVPN वो अपना एक डोमेन नेम बताता है, IP NHRP 1 में हूँ या 2 में हूँ। इन केस ऑफ द SD वैन के अंदर भी यहाँ पे एक डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट है। वो ये बताएगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सिस्को के साथ में वो इसके साथ में है, NCP नेटवर्क के साथ में। जितनी भी ये VH डिवाइस होंगी या CH डिवाइस होंगी, ये तब तक काम नहीं करेंगी जब तक इनके जो चेसी नंबर है, एक फिजिकल डिवाइस आती है उसका एक वर्चुअल चेसी नंबर नहीं, फिजिकल चेसी नंबर होता है। तो यहाँ पे हम वर्चुअल चेसी नंबर लेंगे, कितनी डिवाइसेस हमें चाहिए, VH कितने चाहिए, CH कितना चाहिए, वो प्रोविजनिंग फाइल आपके पास कहलाती है, या डॉट विप्टेला या प्रोविजनिंग फाइल कहलाती है।
उसको लेने के लिए हमने अपना एक नाम बताना पड़ता है कि हमारा नाम ये है, और हमारा जो कंट्रोलर है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी एसडी वैन का सॉल्यूशन दे रहा है, जो भी एसडी वैन कंपनी रन कर रही है, जहां पर भी एसडी वैन चल रहा है, उस एसडी वैन का कोई ऑर्गेनाइजेशन नेम होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन नेम कोई नहीं ले सकता, ये हमारे लिए रिजर्व्ड है। और ये वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस हमारा है, ये कोई यूज नहीं कर सकता है। तो इस अब ये वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस आप इमेजिन कर सकते हैं, उसके साथ में जो मैंने आपको बताया, कौन बताया, क्या नाम था उसका, एनएचएस। ये 12 1 1 1 को आप एनएचएस जो है इसको मान सकते हैं कि ये ऑथेंटिकेटर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। जब तक इसको पता नहीं लगेगा किसी आईपी के बारे में, तब तक दूसरे को पता नहीं लग सकता इसके बारे में। तो हर एक जो भी डिवाइस होगी, न्यूली डिवाइस होगी या लिंक डाउन होने के बाद आप होगा, इन केस ऑफ दी वैनेज डिवाइसेस के बारे में, वो अपने आप को सबसे पहले किससे इंट्रोडक्शन कराएगी, इस के साथ में कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन नेम ncpnetwork.com है, मेरा करंटली पब्लिक आईपी एड्रेस ये है। ओएसपीएफ में एक कॉन्सेप्ट होता था आरआईडी का। आरआईडी राउटेबल होना कंपलसरी है या नहीं? इन केस ऑफ द ओएसपीएफ आरआईडी राउटेबल होना जरूरी है या नहीं? नो सर। नो, नो जरूरी सर। नहीं। इट्स ए यूनिक आईडी ऑफ द 32 बिट्स। सिमिलरली इन केस ऑफ द एसडी वैन में जाएंगे तो हम जो पढ़ते हैं बेसिकली, वो कुछ थोड़ा बहुत ही चेंजेस होता है, टर्मिनोलॉजी चेंजेस हो जाती हैं। जैसे समझने के लिए ओएसपीएफ में हेलो टाइमर है और डेड टाइमर है, ईआईजीआरपी में हेलो है और दूसरा कौन सा है, क्या नाम है उसका? होल्ड। तो क्या दोनों में कोई काम अलग करने का तरीका है या दोनों का फंक्शन एक ही है? एक ही है। एक ही है, बट मसला ये है कि एक वेंडर है, उसने मारुति बनाई है, दूसरे बंदे ने सेंट्रो बनाई है, तीसरे ने को सीलो बनाई है। वो चार पहिए ही होंगे, आगे एक ही स्टेयरिंग लगा होगा, बस इतना ही होगा, साइज बड़ा हुआ है गाड़ी का, छोटा हो जाएगा, फीचर बदल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे किया गया, इन्होंने उसका नाम क्या डाल दिया है, सिस्टम आईपी। ये भी 32 बिट का होता है, ये यूनिक आरआईडी की तरह है। जैसे नेबर बनते हैं ओएसपीएफ में, तो शिव आईपी ओएसपीएफ नेबर में नेबर जब नजर आते हैं तो वो इंटरफेस आईपी पे नजर आते हैं या आरआईडी से नजर आता है नेबर ओएसपीएफ में? आरआईडी। आरआईडी से नजर आता है, यहाँ पे इससे नजर आएगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से नजर आएंगी। ओएसपीएफ में कॉन्सेप्ट है किसका, एरिया का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है साइट का। तो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि अभी हम एसडी1 पे नहीं आए हैं, क्योंकि जितनी पुरानी टर्मोलॉजी हमें क्लियर होगी उतना ही फिर हम आगे समझने में आसानी होगी। तो यहाँ समझाना इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेज हैं उसको अगर हम वीएज मान लें तो वो अपने आप को रजिस्टर करती है वी बॉन्ड के ऊपर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रही है इसके ऊपर। तो अब बाद में वही प्रोटोकॉल लगेंगे कि भाई इनके ऊपर हमारा टास्क यही होना है कि भाई इस प्राइवेट एनआईडी को यहाँ पर लेके जाना है। तो यहाँ पे जो टनल बनेगी वो टनल जो फॉर्म्ड होगी आपके पास, यहाँ पे मल्टी पॉइंट एक ही टनल बनेगी और ये मल्टी पॉइंट की तरह पे लिंक्ड हो जाएगी। बट ये इंफॉर्मेशन इस टनल के थ्रू निकल तो जाएगी, बट डीएम वीपीएन भी सिक्योर नहीं है। जितने भी वीपीएन पढ़े आपने, समझे, चाहे वो एमपीएलएस का हमने डिस्कशन किया, चाहे फ्रेमले का डिस्कशन किया, चाहे जीआरई का डिस्कशन किया, चाहे डीएम वीपीएन का डिस्कशन किया, इनमें से कोई भी सिक्योर नहीं है। आप क्या करते हैं, इन सब के ऊपर क्या लगाते हैं, आईपी सेक। आईपी सेक सबने पढ़ा होगा, सीसीएनपी वालों ने पढ़ा है ये आईपी सेक? हाँ जी सर। कितने सर फेज मतलब होते हैं? और जो प्रोटोकॉल है ना, सारे के सारे एमपीएलएस फ्रेमलेट जीआरई, ये सब जस्ट इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है ना, मींस हेडर ऐड कर रहे हैं जस्ट। हाँ जी, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, डेटा सिक्योरिटी नहीं है। ये वीपीएन तो हैं सारे के सारे, ये सारे वीपीएन है, बट इसमें से कोई भी सिक्योर नहीं है। सबको स्निफ किया जा सकता है, सबको देखा जा सकता है क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है। चाहे आप स्पैन के थ्रू देखें, स्पैन पढ़ा होगा किसी ने, स्विच पोर्ट एनालाइजर पढ़ा होगा स्विच के अंदर। अगर यस सर। स्विच के थ्रू डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो मैं स्विच के ऊपर किसी पोर्ट के ऊपर स्पैन कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, आर स्पैन कर सकता हूँ, वहां से मैं इंफॉर्मेशन आपको पता भी नहीं लगेगी। मैं आपके सोर्स डेस्टिनेशन डिफाइन कर दूंगा, मेरे पास एक पैकेट एनालाइजर पड़ा होगा, वो दिखा देगा कौन सी इन्फॉर्मेशन जा रही है। हाँ, मुझे टाइम तो लगेगा निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन को, बट कैप्चर तो हो जाएगी। तो मुझे ज़रूरत क्या पड़ती है, आईपी सेक की।
अब आईपी सैक के अंदर कितने फेज होते हैं? सर टू फिर। फेज टू वन और पीस। फेज टू। अब आईपी सैक जब आप लगाते हैं इन जनरल, तो 2-3 मिनट में लग जाती है, 10-15 मिनट लग जाते हैं? तो 15 मिनट तो कम से कम चाहिए एक साइड के। 15 मिनट तकरीबन चाहिए, अगर कोई एरर ना आए तो। हाँ जी। अच्छा, अब अगर दो ही साइट हैं, इन पे अगर मुझे आईपी सैक लगाना है तो गनीमत है। लेकिन अगर ये साइट अगर 100 हो जाए तो फिर क्या करोगे अब? तो आप इतनी करोगे जी, कहीं ना कहीं डेटा शीट बना लोगे, और आईपी एड्रेस सोर्स एंड डेस्टिनेशन तो मॉडिफाई आपको करने पड़ेंगे, अगर पैरामीटर भी अगर आप सेम रखो तो पासवर्ड अलग करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, कॉपी पेस्ट में बहरहाल गलतियां हो जाती हैं, तो आप फिर ट्रबल शूट करते रहिए। और ट्रबल शूटिंग आईपी सेक की के अंदर कितने मैसेज होते हैं? सर 1300 के अराउंड मैसेज है उसमें आई से। अगर हम वायरशार्क शार्क में कैप्चर करते हैं तो फेज वन के कितने मैसेज होते हैं? फेज वन में एक्चुअली 6 मैसेज आते हैं, अगर हम वर्जन 1 यूज कर रहे हैं वन तो। यूज करते हैं तो 1 यूज। हाँ, 2 छह यूज मैसेज करेंगे तो टोटल 4 जाते और 3 मैसेज क्विक मैसेज हो गए, 9 मैसेज आपके पास हो गए। तो अगर हैं। इसको यस। वायरशार्क शार्क में कैप्चर करते हैं और हम देखते हैं, तो हमें जो मैसेज नजर आते हैं वो क्लियर कितना नजर आता है? केवल पहला और दूसरा पैकेट क्लियर नजर आता है, राइट? ये देखो यहाँ पे, ये आईपी सेक का आउटपुट मैंने कैप्चर करके रखा हुआ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो पहला वाला जो पैकेट है आपके पास, उसमें अगर हम देखते हैं तो ये तो हमें क्लियर नजर आ जाएगा, यहाँ पे इनिशिएटर है, इनिशिएटर ने अपना कुकी भेज दिया, रेस्पॉन्डर का नहीं है। अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो हमें नजर आ जाएंगे कि हमने क्या क्या भेजा था और क्या नहीं भेजा था पेलोड के अंदर। हमने जो पैरामीटर सेट किए थे वो पैरामीटर हमें यहाँ पे नजर आ गए। सर शायद 4 होते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में डिफी एलमन इंफॉर्मेशन जाता है ना, नहीं तो तो नजर उसमें तो प्रॉब्लम। मैं बात जो कर रहा हूँ ओके ओके पैरामीटर की नहीं, मैं नजर आने की बात कर रहा हूँ, जो आंखों से विजुअलाइज कर रहे हो। ओके। ट्रबल शूटिंग आप वायर चार्ज से कैप्चरिंग करके केवल कितनी कर सकते हो? पहले और दूसरे पैकेट की बस, इसके अलावा नहीं कर सकते। तीसरे में आप जाते हैं तो तीसरे में क्या नजर आता है आपको? कुछ, सिर्फ आपको की नजर आती है जाने के बाद। इसमें आप क्या क्या हाँ फाइंड जी, आउट हाँ करें? जी। कुछ निकालेंगे यहाँ से आप? नथिंग एल्स। नहीं। तो इसका मतलब अगर वायर शार्क से आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हो तो आपको पहला और दूसरा पैकेट ही विजिबल है, बाकी तो है ही नहीं। और पांच चौथे में जाते हो तो फिर आपको कहाँ नजर आता है? इनक्रिप्ट डेटा। चौथे पांच में से इनक्रिप्ट, तो फिर तो सारे में तो इनक्रिप्ट है ही। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? यहाँ से तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा क्या जा रहा है। और जब ये ट्रैफिक जब भेज रहे हैं आप, तो वो ईएसपी के अंदर एनकैप्सुलेट हो गया। तो कहने का मतलब ये, फेज वन फेज टू के जो पैरामीटर्स थे, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और आपने गलत सेट कर दिए तो फिर आपको ट्रबल शूटिंग टफ है। लेकिन जब हम एसडी वैन की तरफ जाते हैं तो ये जितना भी हमारी दिक्कत थी सब खत्म हो जाती है। क्योंकि एस डी वैन के अंदर हमें आईपी सैक का कोई डॉट नहीं लगाना पड़ता। एस डी वैन के अंदर आईपी सैक इज बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड। तो हम जो ये बात करते हैं बार बार कि भाई एस डी वैन परफॉर्मेंस अच्छी कर देता है, तो भाई अगर अगर मेरे पास 50 साइट, भाई एस डी वैन आप कब ले रहे हैं? 2-4 साइट के लिए एस डी वैन ले रहे हैं क्या आप? जी भाई, जो एस डी वैन आप ले रहे हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, या नहीं सर, बहुत सारे ब्रांच ऑफिस चाहिए उसके लिए। भाई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए ले रहे हैं कि एक जगह से बैठ के हम मल्टीपल साइट को मॉनिटर कर सकें, ट्रबल शूट कर सकें, कॉन्फ़िगरेशन कर सकें, अपग्रेडेशन कर सकें, पॉलिसी बना सकें, रियल ट्रैफिक एनालाइज कर सकें, ये सारे काम एक जगह से लोकेशन से बैठ के किए जा सकें, तो कुछ फायदा होगा ना। लेकिन अगर मुझे घूम फिर के दोबारा वहीं जाना पड़े करने के लिए, फिर तो देयर इज नो बेनिफिट। और दूसरा ये कि पॉलिसी, आपने बीजीपी में पढ़ा होगा, आईबीजीपी पीयर पढ़ा है किसी ने बीजीपी के अंदर? बीजीपी के अंदर ईबीजीपी पेयरिंग होती है और एक आईबीजीपी पेयरिंग पढ़ी है किसी ने? हाँ जी सर। आईबीजी पेयरिंग कब लगाते हैं? जब हमारा कॉमन टास्क हो, हमने अपडेट सोर्स लूप बैक कॉमन यूज किया हो, हमने नेक्स्ट ऑफ सेल्फ का कॉमन यूज किया हो, हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का कॉमन यूज किया हो, हमने आपके पास पासवर्ड कॉमन रखे हो, यानी अगर हमारे पास एक एएस के अंदर कॉमन आपके पास टास्क है, तो आईबीजीपी पेयरिंग क्या करता है कि आपका जो टास्क है, जो 15-20 कमांड बन रहे थे, वो केवल 3-4 कमांड के अंदर आपका सॉल्यूशन लिख देता है और काम हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर का लोड भी कम और
रिसोर्सेज का लोड भी आपके पास कम हो जाता है। तो अगर ट्रेडिशनल राउटिंग चल रही होती और आपके पास वीपीएन्स बने होते जीआरई के थ्रू या एमपीएलएस के थ्रू या डीएमवीपीएन के थ्रू आईपीसैक आप लगाते, तो जितनी साइट्स होती उतना वर्कलोड आपको आईपीसैक के रेस्पेक्ट में पड़ता, ट्रबल शूटिंग में टाइम लगता, परफॉर्मेंस डिग्रेड होती चली जाती अगर कहीं ट्रबल शूटिंग में हैंगअप हो जाते। इन केस ऑफ द एसडी वैन आपको आईपी सैक का एक डॉट भी नहीं लगाना है, बाय डिफॉल्ट आईपी सैक इनेबल्ड है। तो हमारा सारा टास्क जो था आईपी सैक को परफॉर्म करने में, सिक्योर करने में, ये हमें एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आईपी सैक कॉन्फ़िगर्ड है, यानी परफॉर्मेंस यहाँ से एनहेंस हो गया। बात समझ में आ गई? एक चीज क्लियरली पता लगा ट्रेडिशनल के और इसके अंदर क्या डिफरेंस हो रहा है। वहाँ आईपी सेक लगाना पड़ता है, किसी भी तरह का नेटवर्क को एसडी वन में आईपी सेक लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आईपी सेक इनेबल्ड है। बट सर सारी हेडल इंफॉर्मेशन जो हमारी होती है वो भी देंगे नहीं हम इसमें, हैशिंग सब कुछ वगैरह? कॉन्फ़िगर्ड है, ए टू जेड ओके। कॉन्फ़िगर्ड है। अगर आप यहाँ जाते हैं और ये डायग्राम मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, इफ़ यू आर रनिंग द कमांड, एक मिनट रुकें इसको जरा मिनिमाइज करूँ तो। मतलब सिक्योरिटी सेशन वन टाइम ऐड करनी है सारे? वो सब बाय डिफॉल्ट है, हमने कुछ भी नहीं अच्छा, करना है, डिफॉल्ट एक है, बार भी ओके। नहीं लगाना है। ठीक है, मैं इसको जरा एक मिनट में जरा डायग्राम ले लूँ किधर जा रहा है। अगर मैं इसके ऊपर दुबई के ऊपर एक कमांड चलाता हूँ, शो आईपी सेक आउटबाउंड, तो मैंने कोई पैरामीटर सेट नहीं किया इसके ऊपर। जितने भी आईपी सेक के पैरामीटर्स हैं ये मैंने कोई सेट नहीं किया इसके ऊपर। इसका फ़ॉन्ट साइज सब छोटा कर लोगे आप, बेसिकली ये जो है इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है कि उसमें आना इसको मुश्किल हो जाता है। इसको थोड़ा और बड़ा कीजिए विंडो को, सब वो जिगजैग हो जाती है। अभी भी अब देख रहे हैं तो जिगजैग नज़र आ रहा है। ये आईपी है, ये पीयर का आईपी है, सोर्स आई, बेसिकली ये सोर्स आईपी इधर आना चाहिए, ठीक है ना। इसको और जो फॉन्ट साइज अगर छोटा कर दिया जाए तो ये क्लियरली विजिबल होगा। ये सोर्स आईपी हो गया, ये डेस्टिनेशन आईपी हो गया, ये उनके सिस्टम आईपी हो गए, एमपीएलएस के लिंक के थ्रू बनाए, इसके थ्रू बनाए, ये उसने खुद पैरामीटर सेट कर लिए हैं, मैंने सेट नहीं किया है। ये सारे ऑलरेडी सेट हैं। तो हमें जब यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन हम सेट ही नहीं कर रहे मैनुअली, किसके ऊपर, ये किसकी बात की जा रही है, हम इस साइट की बात कर रहे हैं। यानी ये जो ट्रांसपोर्ट है, यहां पर आईपी सेक नल ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड हो रही है, यहां पर वी आर नॉट पुटिंग एनी डॉट ऑफ द आईपी सेक। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर पीछे आपके पास नेटवर्क चल रहा है, यहां पर आपके पास कोई स्विच लगा हुआ है, यहां से कनेक्टिविटी है, यहां पे आपके पास पीछे और भी आपके पास नेटवर्क्स है, यहां पर और यहां पर अगर आप आईपी सेक लगाना चाहते हैं तो ये आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे। यानी आपका जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो कि आपका वो था, क्या नाम है, डीएम वीपीएन था पीछे यहाँ पे, इस डीएम वीपीएन में इस नेटवर्क को, डीएम वीपीएन में ये जो नेटवर्क है प्राइवेट एनआईडी, ये जो नेटवर्क है इसको कहा जाता है ओवरले। जो ओवरले है बेसिकली वो क्या है, प्राइवेट एनआईडी है। ओवरले कौन सी है, प्राइवेट एनआईडी। प्राइवेट एनआईडी जहां पर एग्जिस्ट करती है वो ओवरले नेटवर्क है। हमारी जो टनल जो बन रही है वो ओवरले नेटवर्क टू ओवरले नेटवर्क लेकर जा रही है, ओवरले नेटवर्क को ओवरले नेटवर्क, लेकिन जिसके थ्रू बन रही है वो कौन सा, ये है आपके पास अंडरले। ये आपके पास है अंडरले। इस अंडरले को हम एसडी वन में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं एसडी वन के अंदर, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो एसडी वन के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्ट है, ये सारा ट्रांसपोर्ट है, ये सारे ट्रांसपोर्ट से कनेक्टिविटी है, ये सारा ट्रांसपोर्ट है। इतने को हम ट्रांसपोर्ट कहेंगे। यहां जो टनल्स बन रहे हैं इस इंटरफेस से इस इंटरफेस में, इसमें मुझे कॉन्फ़िगर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आईपी सैक बन रही है, यहां से यहाँ आईपी सैक, यानी फुल मैश आईपी सैक यहाँ पे बन रहा होता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं यहाँ पर ओवरले के अंदर इस वाले इंटरफेस से इस राउटर के बीच में कोई आईपी सैक बना रहा हूं तो ये पैरामीटर मुझे सेट करने पड़ेंगे अंदर, अगर ज़रूरत पड़ रही कहीं।
तो मुझे यहाँ पर आपके पास इन जनरल तो ज़रूरत है नहीं आईपीसेक की इंटरनली, जब तक कोई स्पेसिफिक टास्क ना हो। तो ये जो इंटरफेसेस हैं जो कि पब्लिकली एक्सपोज हैं, वो उसके ऊपर जब हम एस डी वैन कॉन्फ़िगर करते हैं तो आईपी सेक के पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाते हैं। तो एक तो फ़ायदा हो गया ये कि वहाँ पे हमें आईपी सेक लगाने नहीं पड़ेगा। बस सर ओनली हम एमटीओ मॉडिफाई करते होंगे पब्लिक इंटरफेस अगर पे। अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है किसी टास्क में तो बीजीपी के केस में जनरली ज़रूरत पड़ती है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ज़रूरत पड़ जाती है। जीआरई के अंदर कभी किसी टास्क में ज़रूरत पड़ रही है, या आपके पास एक होता है कि जब L3 स्विच के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी होती है स्विच के साथ में, तो L3 राउटर और L3 स्विच के बीच में जब हम ओएसपीएफ लगाते हैं तो वो नेबरशिप अप नहीं आती है, वो एक्स स्टार्ट में हैंगअप हो जाती है, एम साइज बढ़ जाता है, क्योंकि डॉट वन क्यू की वजह से एक साइड में 1504 है और एक साइड में 1500 बाइट हो जाता है, क्योंकि डॉट वन क्यू में 4 बाइट का टैग लगता है, राइट। और बाई डिफॉल्ट इंटरफेस पे कितना होता है, 1500 होता है। तो उसमें या तो एक ही होता है कि भाई हम एक कमांड डाल दें आईपी ओएसपीएफ एमटीयू इग्नोर, कि इसको मत देख, तो काम हो जाएगा, या फिर उसके साइज को हम रिड्यूस कर दें। अच्छा, अब डिस्कशन करना है तीन और पॉइंट का, चूंकि हमें जो काम करना है एसडी वन में वो प्लेन के ऊपर काम करना है। एक टर्म होता है मैनेजमेंट प्लेन, एक होता है कंट्रोल प्लेन, एक होता है डेटा प्लेन। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ ताकि मैं अंडरस्टैंड ये कर सकूं कि आप लोगों को इन तीनों प्लेन के बारे में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। सर सॉरी एक क्वेश्चन होगा। जी। सर ये एसडीएन हम डायरेक्ट एज वाला जो डायरेक्ट हम अपने आईएसपी से कनेक्ट करते हैं या अपने राउटर के थ्रू जाता हम दोबारा बोलें क्वेश्चन। है? जो एज वाला है ना ये डायरेक्ट आईएसपी से कनेक्ट होता है ये लिंक, या ये राउटर से कनेक्ट होगा देन राउटर आईएसपी से कनेक्ट होता है? अब ये तो आपके पास यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है इसके पास फीचर है, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है ओके, डायरेक्ट पब्लिक हमारा। नेटवर्क। हाँ, हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे दूसरा डायग्राम अगर आप देखते हैं कहीं पे ऐसी भी ज़रूरत आ सकती है कि दूसरा जो डायग्राम है, डायग्राम नंबर 2, कि वहाँ पे हमारा जो डिवाइस जो कनेक्टिंग होगी वो बिहाइंड दी फायरवॉल होगी। ये फायरवॉल है, फायरवॉल के पीछे डिवाइस होगी। ओके ओके, हाँ तो ठीक है सर बिहाइंड दी समझ। नेट भी लगा सकते हैं, राउटिंग का भी काम कर रहा है, सिक्योरिटी फंक्शन का भी काम कर रहा है। तो वो हाँ जी डिपेंड सर, करेगा इसीलिए आप। पूछा था सिक्योरिटी वो के हाँ, से वो पूछा। डिपेंड करेगा कि हर एक कंपनी का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो करना चाहता है। वो आपको मेरे से अच्छा इंडस्ट्री के ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे नए नए तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, कस्टमर की क्या डिमांड है और क्या नहीं चाहिए उसको। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये तीन राउटर हैं, इनके पास तीन वैन लिंक है और तीन ये लैन लिंक है इनके। ये फॉर एग्जांपल 12.1.1.2 है, डॉट वन हो गया, ये 13.1.1.1.3 और 23.1.1.2.3। ये जो राउटर है R1, मैं इसको कॉन्फ़िगर या तो कर सकता हूँ कंसोल के थ्रू, राइट, या मैं वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठा हूँ और मुझे इसके किसी एक इंटरफेस का एक्सेस मिल जाए तो मैं इसको रिमोट लॉगिन कर सकता हूँ। यही तरीका, दो ही तरीका है ना, कोई तीसरा भी तरीका है ये भाई? या तो मैं रिमोट लॉगिन के थ्रू कर सकता हूँ इसको कॉन्फ़िगर, या कंसोल के थ्रू कर सकता हूँ। राइट। तो अगर मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, चाहे कंसोल के थ्रू चाहे रिमोट के थ्रू, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है या सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होती है? यानी मैं कंसोल पे वो काम नहीं कर सकता जो रिमोट पे नहीं कर सकता हूँ, दोनों पे कॉमन ही काम किया सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे आईपी डालना है, मुझे राउट लिखने हैं, मुझे प्रोटोकॉल लगाने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं कंसोल के थ्रू भी कर सकता हूँ और किसके थ्रू भी कर सकता हूँ, रिमोट के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो वॉट एवर आई एम कॉन्फ़िगरिंग, चाहे मैं कंसोल के थ्रू करूँ चाहे रिमोट के थ्रू करूँ, ये मैं इन तीनों में से मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, कौन से प्लेन पे काम कर रहा हूँ? सर मैनेजमेंट प्लेन। मैनेजमेंट प्लेन के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये मेरे पास तीन डिवाइसेस हैं, जस्ट इमेजिन इट कि ये मेरे पास फिजिकली पड़ी हूँ, या ये डिवाइसेस तीन की जगह पर 30 डिवाइसेस हों, ये रिमोट लोकेशंस के ऊपर हो। तो क्या मैं सारी डिवाइस के कंसोल एक साथ ले सकता हूं या मुझे अलग अलग लेने पड़ेंगे?
कंसोल अलग अलग। मेरे पास आज की डेट में एक एक्सेस सर्वर होता है, मैं उसके थ्रू एक ही विंडो में भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी तो नजर आएगी ना सारी की सारी, कि मैं एक एक्सेस सर्वर बनाऊंगा उसके अंदर, उसके बाद फिर रिवर्स टेलनेट करूंगा, या फिर मैं रिमोट के थ्रू लूंगा तो मेरे पास 30, नहीं तो मैं आपके पास 10 भी अगर डिवाइसेस हो तो 10 मेरे पास क्या होने चाहिए, रिमोट सेशन होने चाहिए, और साइमल्टेनियसली अगर उस पर वर्क हो रहा हो तो बड़ा सा जिगजैग हो जाएगा और मैनेज करने में बड़ा मेरे लिए टफ टास्क हो जाएगा, कि मैं हर एक के लिए अलग अलग क्रेडेंशियल यूज कर रहा हूँ, यानी हर एक राउटर का मैं अलग यूजर नेम डाल रहा हूँ, या यूजर नेम पासवर्ड कॉमन भी है, तो एटलीस्ट मुझे उसका आईपी एड्रेस डाल के हिट तो करना पड़ेगा कि नहीं। जी भाई, अगर यूजर नेम पासवर्ड भी मान लें, सपोज कर लें कॉमन है, तो मुझे आईपी एड्रेस तो एवरी टाइम अलग अलग डालना पड़ेगा हर एक डिवाइस को लेने के लिए, यानी मेरे पास 10 डिवाइस है, तो मैं 10 मैनेजमेंट प्लेन हर एक के इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इन केस ऑफ द SD-WAN के केस में ये मैनेजमेंट जो प्लेन है, इसके लिए अलग से एक कंट्रोलर, डेडिकेटेड कंट्रोलर लगाया जाएगा, जिसका नाम होगा वी मैनेजर। वी मैनेजर का फंक्शन होगा कि वो सेंट्रलाइज आईपी, राउट, प्रोटोकॉल, वीपीएन, वीलान, वॉट एवर जो भी करना चाहते हैं हम सेंट्रलाइज एक ही जगह पर क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी उसका, अच्छा भाई नमाज का टाइमिंग हो गया, नमाज के बाद आएंगे, अभी 15 मिनट के बाद क्लास होगी, आप चाहें तो ऑनलाइन रहे। हाँ, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आप डू वन थिंग, जो भी लोग क्लास के अंदर मौजूद हैं, जो क्लास की जा रही है, इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग की जो वीडियो है वो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर शेयर कर दी जाएगी, तो अपने अपने मोबाइल नंबर और अपने अपने मेल आईडी इस व्हाट्स इसके ऊपर चैटिंग में डाल दें, मेल आईडी डाल दें ओके सर। और फ़ोन नंबर डाल दें। मैं नमाज पढ़ के 15 मिनट में आ रहा हूँ अभी। ओके सर। मेल आईडी और टेलीफोन नंबर सबने एंटर कर दिया है, हाँ जी सर। किसी का रह जी गया हो सर। तो वो हाँ एंटर जी कर सर। दीजिए। तो डिस्कशन ये हो रहा था कि वॉट एवर यू आर कॉन्फ़िगरिंग, चाहे वो कंसोल से करें चाहे रिमोट लॉगिन से करें, आईपी हो, राउट हो, प्रोटोकॉल हो, वीपीएन मिलान हो, वॉट एवर, वो आप इंडिविजुअली करते हैं ट्रेडिशनल राउटिंग के अंदर, सेपरेट सेपरेट आप उसका लॉगिन लेते हैं या कंसोल पोर्ट अटैच करते हैं। जबकि इन केस ऑफ द SD-WAN के अंदर मैनेजमेंट प्लेन, यानी ये सारा काम करने के लिए हमें एक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, उस कंट्रोलर का नाम होगा वी मैनेजर। जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो प्रोटोकॉल में लेट सपोज इट कि आपने जो कॉन्फ़िगर किया है वो प्रोटोकॉल OSPF आपने लगा दिया इस पूरे सिनारियो के ऊपर। आपने जब OSPF लगा दिया तो वॉट एवर कि ये सारे राउटर एक दूसरे को हाई हेलो भेजेंगे और नेबरशिप को क्रिएट कर देंगे। नेबरशिप क्रिएट करने के बाद ये टॉपोलॉजी टेबल एक्सचेंज करते हैं कि राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं। OSPF राउटिंग टेबल टोपोलॉजी। एक्सचेंज, हाँ जी, टोपोलॉजी टोपोलॉजी। टेबल को एक्सचेंज करेगा, नॉट दी राउटिंग टेबल। तो ये जो एक्सचेंज करेगा अपनी इस NID को इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, हर एक राउटर एक दूसरे के साथ में करेगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ जो राउटिंग टेबल हो रहा है, ये हम कर रहे हैं या राउटिंग प्रोटोकॉल खुद कर रहा है। जी भाई, राउटिंग प्रोटोकॉल खुद ही कर। राउटिंग प्रोटोकॉल खुद कर रहा है। तो ये एक्सचेंज ऑफ जी जो टेबल है, ये एक्सचेंज ऑफ जो नेटवर्क आईडी है, जिसको आप टोपोलॉजी टेबल बोलें कहीं राउटिंग टेबल बोलें, वो किसका पार्ट है, कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। आपकी राउटिंग टेबल में जो राउट्स आ रहे हैं डायनेमिक प्रोटोकॉल्स के थ्रू, वो कंट्रोल प्लेन एक्सचेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली। CCNP में
किसी ने राउट फिल्टरिंग पढ़ी है? सीसीएनपी में किसी ने राउट फिल्टरिंग पढ़ी है? बोलो भाई। पड़ी है। राउट फिल्टरिंग में हम क्या करते हैं? अगर हमें कोई राउट स्टॉप करना होता है हम्म। रिसीव करने के लिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट वगैरह लगा दिया, ऑफसेट लिस्ट। क्या करते हैं? एसीएल लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हाँ हैं, जी। लगाते हैं, क्या करते हैं? एसीएल लगाते हैं। एसीएल लगाते प्रीफिक्स। हैं, एसीएल ए चलो प्रीफिक्स लगाते हैं, तो एसीएल प्रीफिक्स लगाने से हो जाता है या इसको किसी के साथ माइंड अप करना पड़ता है? बाइंड करना पड़ता है। इसके साथ में कौन सर डिस्ट्रीब्यूशन राउट लिस्ट। मैप है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ में। तो अब द क्वेश्चन इज दैट कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल जैसे R1 है, इस R1 के पास ये तीन नेटवर्क होते हैं, एक 200 की, एक 100 की और एक 10 की है। बाकी R1 के अलावा ये 2 और 3 राउटर है, इसके दो के जगह पे 20 राउटर होते, और हर एक राउटर ये चाहता कि मुझे ये नेटवर्क रिसीव नहीं करनी है, ये नेटवर्क रिसीव नहीं करनी है। तो पॉलिसी कितने राउटर पे लगानी पड़ती? 20 राउटर पे। जी भाई। यस सर। क्योंकि आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन द R1, मेरे पास R1 का कंट्रोल तो है नहीं, मेरे पास यहाँ तक तो आ रही है ना। तो मुझे 20 राउटर के ऊपर ये पॉलिसी बनानी पड़ती सेम, और लगानी पड़ती। चलो कहीं कॉपी पेस्ट भी होती तो कॉपी पेस्ट तो करना पड़ता, वक्त तो लगता। ये सेंट्रलाइज कर सकते थे क्या हम ट्रेडिशनल राउटिंग में? आंसर इज नो। बट इन केस ऑफ दी SD WAN, अगर हम ये चाहते हैं कि राउट फिल्टरिंग की जाए, तो राउट फिल्टरिंग कंट्रोल प्लेन का पार्ट होगा कि डेटा प्लेन का पार्ट होगा? कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन का पार्ट होगा। तो ये कंट्रोल प्लेन का जो पार्ट है, इन केस ऑफ दी SD WAN की तरफ चलेंगे ताकि समझाने में आसानी हो। SD WAN में जाएंगे, यहाँ पे पॉलिसीज मिलेंगी, ये रही आपके पास पॉलिसीज। और पॉलिसीज में हम जाते हैं तो दो तरह की पॉलिसी होती हैं, सेंट्रलाइज पॉलिसी और पॉलिसीज, और लोकलाइज पॉलिसीज। लोकलाइज पॉलिसी QoS के लिए लगती हैं, और सेंट्रलाइज जो पॉलिसी है उस पर अगर हम जाते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आ गई टोपोलॉजी। टोपोलॉजी पॉलिसी। तो टोपोलॉजी जो आपके पास है, दो तरह की आपके पास है। एक टोपोलॉजी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, और अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये दिखाई दे रही है ट्रैफिक रूल। तो यहाँ पर ये जो रूल है, ये है कंट्रोल प्लेन, और ये है डेटा प्लेन। तो जितनी भी पॉलिसी कंट्रोल प्लेन से रिलेटेड होंगी वो लगेंगी टोपोलॉजी के अंदर, और जितनी पॉलिसी डेटा प्लेन से रिलेटेड होंगी वो लगेंगी कहाँ पे? ट्रैफिक रूल्स के अंदर लगेंगी। तो प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर किया वो पार्ट है मैनेजमेंट प्लेन का। प्रोटोकॉल्स ने खुद राउटिंग टेबल को एक्सचेंज किया वो पार्ट है कंट्रोल प्लेन का। और अगर हम किसी नेटवर्क को किसी राउटर के ऊपर स्टॉप करना चाहते हैं, राउटिंग टेबल में देखना ही नहीं चाहते, तो वो काम किसका है? वो है आपके पास कंट्रोल प्लेन पॉलिसी का। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल रूट्स आ गए हैं, यहाँ पर एक डिवाइस ए लगी हुई है, एक डिवाइस फॉर एग्जांपल बी लगी है, एक डिवाइस फॉर एग्जांपल सी लगी है। सी का IP एड्रेस 10334 है। ए नहीं चाहता कि वो इससे कम्युनिकेट करे, 10334 से। वो इससे तो कम्युनिकेट करना चाहता है, इससे नहीं चाहता। वो इससे तो चाहता है कम्युनिकेट करना, इससे नहीं चाहता। तो आप यहाँ पे राउट फिल्टरिंग लगाओगे या पैकेट फिल्टरिंग लगाओगे? ए वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू 10333, बट वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहता 10334 से। तो आप राउट फिल्टरिंग लगाएंगे या पैकेट फिल्टरिंग लगाएंगे? राउट तो नहीं लग सकता सर, पैकेट ही सर लगेगा। पैकेट फिल्टरिंग होगा। पैकेट फिल्टरिंग लगेगा, क्योंकि पैकेट फिल्टरिंग में नेटवर्क ID राउटिंग टेबल में दिखाई देती है 100%, लेकिन राउट फिल्टरिंग के अंदर नेटवर्क ID गायब हो जाती है। तो यहाँ लगाएंगे हम पैकेट फिल्टर। तो जब पैकेट फिल्टर लगाएंगे तो पैकेट फिल्टर कंट्रोल प्लेन पर लग रहा है कि डेटा प्लेन पर लग रहा है? सर डेटा प्लेन। डेटा प्लेन पर लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जब हम जाते हैं पॉलिसीज के अंदर,
तो ये लिखा हुआ है कि VPN2 है, ये भी VPN2 है, ये भी VPN2 है, और यहां पर ये गिग वाला पार्ट भी क्या VPN2 है। तो ये वाली नेटवर्क इस वाली नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहती है। तो अब एक तरीका तो ये है कि बाय डिफॉल्ट फुल मैश वो ऐसे कम्युनिकेट कर रही होगी, यहाँ पे IPsec टनल बनी होगी, और उसका ट्रैफिक यहाँ से आने के बाद, यहाँ से आने के बाद, और इस टनल से निकलने के बाद वो यहाँ से होके यहाँ चला जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेटा ट्रैफिक में चेंज हो। डेटा ट्रैफिक ऐसे ना जाए, डेटा ट्रैफिक दूसरे तरीके से जाए। तो फिर मुझे पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा। अब हमें देखना पड़ेगा पॉलिसी कंट्रोल प्लेन में पढ़नी है या डेटा प्लेन में बननी है। वो हम जब SD1 में जाएंगे तो डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर तीन तरह की जो प्लेन है, मैनेजमेंट प्लेन का अलग कंट्रोलर है, कंट्रोल प्लेन का जो कंट्रोलर है उसका नाम है वी स्मार्ट, उसका नाम है वी स्मार्ट। इन केस ऑफ द SD WAN, किसी भी वैन एज डिवाइस को ये परमिशन नहीं है कि वो अपने रूट डायरेक्टली एक दूसरे को भेज देना। इन केस ऑफ द SD WAN, हर एक डिवाइस को ये रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि आप अपने ये जो राउट्स हैं दूसरी डिवाइस को डायरेक्टली नहीं भेजोगे। ये राउट आप किसको भेजोगे? वी स्मार्ट को। और वी स्मार्ट बाकी सारी डिवाइस को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। आप उसको ये भेज रहे हैं रूट, ये इन सबको भेजेगा। तो इन केस ऑफ दी, हमारी जो एक्सचेंज ऑफ दी राउटिंग टेबल है या टोपोलॉजी टेबल है, इन केस ऑफ दी SD WAN के अंदर वो डायरेक्टली नहीं है, विद दी हेल्प ऑफ दी वी स्मार्ट है, जो हमारी कंट्रोल प्लेन को कंट्रोल करेगा, हमारी राउटिंग टेबल को कंट्रोल करेगा। बट ये खुद इंस्टॉल नहीं करेगा, इसके पास कोई रूट इंस्टॉल नहीं होता है, इसके पास कोई रूट इंस्टॉल नहीं है। देखिए, इसके पास एक भी रूट इंस्टॉल नहीं है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है केवल। अगर फिजिकल हम, डिवाइस है वी स्मार्ट या वर्चुअल विद लाइसेंस ऐसा हाँ कुछ? पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आराम से। सारे कंट्रोलर्स जो हैं लॉजिकल हैं, देयर इज नो आपके पास फिजिकल अप्लायंस, ये सब वर्चुअल हैं। जितने भी कंट्रोलर हैं सारे वर्चुअल हैं। अभी तक कोई इनका हार्डवेयर नहीं बना, स्पेसिफिक अप्लायंस नहीं बनी इसके नाम से। वी स्मार्ट, वी मैनेजर, वी बॉन्ड, ऑल आर दी वर्चुअल इंस्टेंस। हाँ, बाकी ये जो वी एजेंसी है, इसमें कुछ वर्चुअल हैं, इसमें कुछ आपके पास फिजिकल हैं, जिसका डिस्कशन कल करेंगे। दुबई पे अगर हम जाते हैं, दुबई पे अगर हम देखते हैं शो IP राउट, तो इसके अंदर राउटिंग टेबल सारी इंस्टॉल्ड है, ये सब रूट दिखाई दे रहे हैं। बट ये जो रूट्स हैं ये हमें डायरेक्टली नहीं मिलते, ये इनडायरेक्टली मिलते हैं। किसके थ्रू? वी स्मार्ट के थ्रू। ये वी स्मार्ट है, वी स्मार्ट ने हर एक से एडजेसेंसी बना के रखा होता है और रूट वहां से गेन किए होते हैं। शो OMP एक प्रोटोकॉल होता है, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो दुबई है इसकी एक सिस्टम IP है, यानी इसका जो यूनिक नेम है जिसके नाम से ये रिकॉग्नाइज करेगा, दैट इज दिस वन। यानी ये 10.2.2.2, इट्स ए काइंड ऑफ RID। तो वी स्मार्ट ये कह रहा है कि 10.2.2 जो है मेरा एक नेबर है, मेरा एक पड़ोसी है, और आई एम रिसीविंग दी 10 राउट्स, मैं उससे 10 राउट रिसीव कर रहा हूँ। मैंने इंस्टॉल कुछ नहीं किया, आई का मतलब इंस्टॉल्ड। मेरे पास राउटिंग टेबल नहीं है, इसके पास कोई राउटिंग टेबल नहीं है शो IP राउट जिसमें उसने राउट रिसीव किए हों। ये इसके अपने राउट है, ये इसका अपना राउट है। सिस्टम IP को एक राउट ही बोल रहे हैं, और ये आपके पास अपनी NID। इसके पास कोई राउट नहीं है, किसी भी ब्रांच का कोई भी राउट इसके पास नहीं है। जितने भी राउट्स आपको ये ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं, यानी प्राइवेट NID। तो ये रिसीव करता है और एस का मतलब सेंड कर देता है। ये जस्ट लाइक दी रिफ्लेक्टर की तरह, जैसे BGP में होता है वैसे कुछ काम कर रहा होता है। तो राउटिंग टेबल का जो एक्सचेंज है थ्रू दी होगा आपके पास वी स्मार्ट, इसके बीच में टनल्स बनेंगी, कौन कौन सी बनेंगी उसका डिस्कशन भी करेंगे, किया जाएगा, कल किया जाएगा। तीसरा प्लेन है डेटा प्लेन। डेटा प्लेन हर एक डिवाइस पे खुद होता है, यानी यहाँ पर जो कंट्रोल प्लेन है ये मैनेजमेंट प्लेन है, उसके लिए वी मैनेजर है। कंट्रोल प्लेन के लिए वी स्मार्ट है। ऑथेंटिकेटर प्लेन या ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन के लिए वी बॉन्ड है। और डेटा प्लेन हर एक डिवाइस के पास इंडिविजुअल होता है।
डेटा प्लेन हर एक डिवाइस के पास इंडिविजुअल होता है। तो डेटा प्लेन जो रहेगा वो वैन एज डिवाइसेस के पास रहेगा, और तीन काम के लिए तीन अलग अलग कंट्रोलर हैं। हम जो सिलेबस में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, ये सिलेबस आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये सिलेबस है। मुझे व्हाट्सएप पे 9871481152, इस पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ये सिलेबस मैं सबके साथ में शेयर कर देता हूँ। 9871481152। तो लैब का जो एक्सेस है, ये तो क्लास का रिकॉर्डिंग चल रहा है, जो भी आपके पास है ये भी आपके पास एक्सेस रहेगा। लैब के एक्सेस के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके ऊपर, लैब हब क्लाउड के ऊपर। यहाँ पर आपका एक क्रेडेंशियल बना दिया जाएगा, और 24/7 ये आपके पास एक्सेस रहेगा जब तक आपका कोर्स हमारे साथ में चलेगा। लैब का इंक्लूडिंग है, लैब आफ्टर दी कोर्स चार्जेबल होगी। उसके लिए यू विल कॉन्टेक्ट टू दी आमिर सर, कि जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा। 9910111641 पे आमिर सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लैब से रिलेटेड कोई भी टास्क होगा तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड बना दिए जाएंगे। लैब आपको कॉपी करके दे दिया जाएगा। बेटर इज़ दैट कि लैब आप खुद बनाएं। CCNP आप लोग कर चुके हैं, लैब बनाने में कोई इशू है तो आपको सपोर्ट कर दिया जाएगा। कोई अगर ये चाहता है कि उसके पास खुद अपना सर्वर मौजूद है, तो सर्वर की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट टू द आमिर सर। वो पर्सनली आपके उस सर्वर के ऊपर भी हेल्प कर सकते हैं इसको इंस्टॉल करने में। और हाँ हाँ, इसको इंस्टॉल करना कोई आसान काम नहीं है, टफ टास्क है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ड्यूरिंग दी क्लासेस आप हमारा सर्वर यूज़ करेंगे, और सर्वर में डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि डायग्राम जो हमने बनाया है वो क्या डायग्राम है। तो सिलेबस इस पे हम शेयर कर सकते हैं 9871481152 के ऊपर। सिलेबस के अंदर हमने यहाँ पर कल जो डिस्कशन करेंगे, ओवरव्यू डिस्कशन करेंगे, क्या फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे आपको विद रेस्पेक्ट टू जो पुराना डिस्कशन किया है उसके साथ में अंडरस्टैंड हो जाएगा। इन कंट्रोलर्स के फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या नहीं है। टनल्स जो बनती हैं कौन कौन सी बनती हैं, OMP का क्या फंक्शन है, BFD क्या कर रहा होता है, इसको कहाँ कहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। जो दो मेन टास्क हैं वो है, एक तो सर्टिफिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे मान के चलें कि 25 और 30% SD-WAN सर्टिफिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि जब तक आपकी डिवाइस के अंदर सर्टिफिकेट्स नहीं पड़ेंगे वो ऑन बोर्डिंग नहीं आ सकती है। यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में यहाँ पर ये डिवाइसेस जो ऑन बोर्ड आई हैं, ये ऑन बोर्ड कब आई हैं, जब इनके ऊपर सर्टिफिकेशंस डाल दिए गए हैं, जब इनके सीरियल नंबर, और ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है आपको, ये सीरियल नंबर, टोकन नंबर, ये दिखाई दे रहे हैं आपके पास, चेसी नंबर दिखाई दे रहा है, चेसी नंबर रहा और ये नंबर रहा, ये आपके पास डॉट वेबटेला या प्रोविजनिंग फाइल में हम रिक्वेस्ट भेजकर जो इसका पोर्टल है सिस्को का, वहाँ से इसको एक्सेस करते हैं। उसको हमने डाउनलोड कर रखा है, हमने तकरीबन 27 डिवाइसेस ले रखी हैं टेस्टिंग के लिए ncpnetwork.com के अंदर। इन सर्टिफिकेशंस की हमें हर एक डिवाइस के अंदर ज़रूरत पड़ती है। सर्टिफिकेट के अंदर रूट सर्ट चाहिए, आपके पास CSR चाहिए, ID सर्ट चाहिए, और ये सीरियल नंबर चाहिए। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जब हम ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी कर लेंगे। तो कल तो हमारा डिस्कशन रहेगा कि SD-WAN का जो आर्किटेक्चर है उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, कौन सा कंट्रोलर कौन सा फंक्शन कर रहा होता है, VH का फंक्शन क्या है, इनके फंक्शन क्या है, इनके बीच में टनल्स कौन कौन सी बनती हैं, उस टनल्स के बीच में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड होते हैं, और उन प्रोटोकॉल का फंक्शन क्या होता है। कल अगर वक्त मिलता है, क्योंकि पूरा हफ्ता आपके पास है, 1 वीक है, तो इनकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटलीस्ट मैं एक दो डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन आपको करके यहाँ दिखा दूंगा, ताकि पूरे हफ्ते में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। यानी ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी और जो कंट्रोलर है, कल मैं कोशिश ये करूँगा कि बेसिक डिस्कशन करने के बाद इन तीनों डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन प्लस
इन तीनों ट्रांसपोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन, और एक जो वी एज है उसकी कनेक्टिविटी, यानी इसकी कनेक्टिविटी इसके थ्रू हो जानी चाहिए। तो ये डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन आप खुद कर लेंगे और ये भी आप खुद कर लेंगे, ताकि अगले सैटरडे इसके ऊपर सर्टिफिकेट्स डाले जाएं। और सर्टिफिकेट्स का डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। उस वो क्लास कोई भी मिस ना करे, जो भी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, कि अथॉरिटी कैसे बनाया जाएगा, सीए अथॉरिटी। हम अलग से एक एक्सटर्नल सर्वर भी बना सकते हैं, और हमारा जो वी मैनेजर है उसको हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना सकते हैं, जो सर्टिफिकेट दे रही है। तो सर्टिफिकेट आप गोडैडी है, सेमेंटिक है, वेरीसाइन है, इनसे भी ले सकते हैं। ये सारे टास्क मिनिमाइज हो जाते हैं जब आप सिस्को से सॉल्यूशन लेते हैं एसडी वैन का, वो सब सर्टिफिकेट वगैरह डाल के देता है। लेकिन अगर आप अपना बना रहे हैं लोकली, तो आपको कोई सीए अथॉरिटी भी चाहिए, रूट सर्ट भी चाहिए, सीएसआर भी चाहिए, आईडी सर्ट भी चाहिए। ये क्या होते हैं ये हम डिस्कशन करेंगे, जब कल भी डिस्कशन करेंगे, और जब वहाँ पे डिस्कशन होगा सर्टिफिकेट डालेंगे तब भी करेंगे। यहाँ पे कुछ वीपीएन रिजर्व्ड हैं। ये कौन से वीपीएन के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर? एक तो वो वीपीएन है जो कि ट्रांसपोर्ट वीपीएन है। ये जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, चाहे वो कंट्रोलर्स हों, चाहे वो वीएच हो, ये आते हैं वीपीएन जीरो के अंदर। ये फिक्स्ड है, रिजर्व्ड है, वी कैन नॉट मॉडिफाई, वी कैन नॉट डिलीट इट। ये ट्रांसपोर्ट वीपीएन के लिए वीपीएन जीरो रिजर्व्ड है। हर डिवाइस के ऊपर एक इंटरफेस होता है जो कि मैनेजमेंट इंटरफेस होता है। जैसे कि यहाँ पर ये एम जी एम टी इंटरफेस हमने लिया हुआ है, और एम जी एन पी जो इंटरफेस है वो वीपीएन 512 होता है, ये भी रिजर्व्ड है। वीपीएन 512 हर एक डिवाइस के अंदर रिजर्व्ड है। अगर हम जाके देखते हैं कोई भी डिवाइस हो, तो शो रन में अगर हम जाते हैं तो उसके बॉटम में हम जाएंगे, हम देखेंगे वीपीएन 512 रिजर्व्ड है। किसके लिए? मैनेजमेंट वीपीएन के लिए। वीपीएन की जो आईडी होती है वो होती है 2 की पावर 16। तो 2 की पावर 16 का मतलब कितने कॉम्बिनेशन हो गए? हाँ जी, 2 की पावर 16 कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 65,536। इसमें से ये रेंज होती है 65,535 तक, जिसमें से वीपीएन जीरो क्या है? रिजर्व्ड है। वीपीएन 512 क्या है? रिजर्व्ड है। किसके लिए? एमजीएमटी के लिए। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। अब जो बाकी बचे वो कौन से बचे? बाकी बचे सर्विस वीपीएन, यानी वीपीएन 1 से लेकर और कहाँ तक? 511 तक, क्योंकि 512 वीपीएन मैनेजमेंट का है। फिर 513 से लेके 65,535 तक, यानी जितने भी आपके पास प्राइवेट एनआईडी हैं उसका कोई ना कोई, जैसे ट्रेडिशनल के अंदर वीआरएफ का कॉन्सेप्ट यूज होता है, यहाँ पे वीपीएन कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो जो सर्विस, जो ओवरले नेटवर्क हैं, वो हम वीपीएन जीरो को छोड़कर और वीपीएन 512 को छोड़कर बाकी जो आपके पास वीपीएन आईडीज बचती हैं वो सर्विस वीपीएन में हम ले सकते हैं। वो सर्विस वीपीएन के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर तीनों तरह के वीपीएन हैं। फिर हर एक डिवाइस के ऊपर कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास पड़ेंगी। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको सर्टिफिकेट डालने से पहले करके दिखाई जाएगी। जो एस डी वैन है उसको स्टार्टिंग में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सीएलआई पे किया जाता है, और बाद में फिर उसको हम जीयूआई पे ले आते हैं, क्योंकि जीयूआई कॉन्फ़िगरेशन आसान होती है विद रेस्पेक्ट टू दी सीएलआई के। तो एस डी वैन पे जो कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर टेम्पलेट्स बनेंगे। टेम्पलेट्स इट्स ए काइंड ऑफ दी फॉर्म है। जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हैं और आपने उस कॉलेज के अंदर फॉर्म अगर भरना हो, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर फॉर्म भरना हो, उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईटी भी होगा, कंप्यूटर साइंस भी होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होगा। तो क्या इनकी जो फॉर्म होगा सबका अलग अलग फॉर्म होता है, कि एक ही फॉर्म होता है कॉमन? जी भाई, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईटी में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, इलेक्ट्रिकल में जाना है, सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, इन सब का फॉर्म अलग अलग होता है या कॉमन होता है? फॉर्म तो कॉमन ही होता है। फॉर्म कॉमन होता है हर एक का। लेकिन उस फॉर्म का जो फॉर्मेट है, जब आप फिलअप करते हैं तो सारे लोग
एक इंफॉर्मेशन ही फिलअप करते हैं, सारे लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं? इन्फॉर्मेशन अलग अलग फिल करेंगे। जी भाई, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सारे लोग अलग अलग फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट बेसिकली एक फॉर्म, जो टेम्पलेट है वो एक बेसिकली फॉर्म है। ये होते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट दो तरह के होते हैं, एक फीचर टेम्पलेट, एक डिवाइस टेम्पलेट। मेन फीचर टेम्पलेट है, उसको डिवाइस टेम्पलेट में कॉल करके पुश किया जाता है। तो ये फीचर टेम्पलेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा ब्रांच, तो जो ब्रांचेज हैं वो इतनी ब्रांचेज हैं, तीन। अगर चाहे ये एक ब्रांच हो या 1,000 ब्रांच हो, मुझे टेम्पलेट इतने बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने अपने कॉलेज के अंदर अगर कोई फॉर्म निकाला, चाहे मैंने 1,000 बच्चों के लिए निकाला चाहे 1 लाख के लिए निकाला, तो मुझे फॉर्म को प्रिंट करना पड़ेगा या मॉडिफाई करना पड़ेगा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इनके लिए मैंने एक फॉर्म निकाला है। मैं मॉडिफाई। मॉडिफाई करना पड़ेगा फॉर्म को, या मुझे उसको प्रिंटिंग बढ़ानी पड़ेगी? पहले 1,000 फॉर्म निकाले थे, अब फॉर्म कम पड़ रहे हैं, मुझे 1 लाख फॉर्म निकालने हैं, तो मुझे मॉडिफाई करना है फॉर्म के, या रीप्रिंट करना है उसको दोबारा से? प्रिंट रीप्रिंट करना। प्रिंट करना है केवल, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एसडीवैन का फायदा तभी है जब वो आपका डायग्राम भी आइडियल हो। मतलब ये गिग जीरो किससे कनेक्टेड है? एमपीएलएस से। इसका भी गिग जीरो किससे कनेक्टेड है? एमपीएलएस से। इसका भी गिग जीरो किससे कनेक्टेड है? एमपीएलएस से। तो अगर आपकी 1,000 डिवाइसेस भी होंगी तो उसका गिग जीरो ऑब्लिक जीरो एमपीएलएस से कनेक्ट होना चाहिए। उसका गिग जीरो ऑब्लिक जीरो किससे? इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। उसका गिग जीरो ऑब्लिक टू वीपीएन टू से होना चाहिए। तो एक डिवाइस के लिए जो टेम्पलेट मैंने बनाए, केवल सिंगल डिवाइस के लिए, वो कितने टेम्पलेट बनाए? 24 में से 10 टेम्पलेट बनाए। अब चाहे मेरे पास 1,000 डिवाइस आ जाएं, 10,000 डिवाइसेस आ जाएं, टेम्पलेट मेरे उतने ही रहेंगे जितने टेम्पलेट हैं। मुझे इन टेम्पलेट को डिवाइस टेम्पलेट के अंदर क्या करना है? मर्ज करना है। और उस डिवाइस टेम्पलेट के अंदर ब्रांच में 3 डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को मैंने यहाँ पे जाके अटैच कर लिया है। 3 डिवाइसेस को मैंने अटैच कर लिया है, जो ये 3 डिवाइसेस हैं। अब ये 2 बची हैं, चूंकि वो डिवाइस वहाँ पे अटैच हो चुकी हैं। तो 3 डिवाइसेस मेरे पास ये अटैच है। इन 3 डिवाइस को मैंने अटैच किया हुआ है, दुबई को, इंग्लैंड को और चाइना को। अगर ये 10,000 भी होती तो 10,000 डिवाइस यहाँ पे अटैच हो जाती। तो इससे काइंड ऑफ क्या हो गया? टेम्पलेट क्या है? एक फॉर्म बनाया जा रहा है, फॉर्म भरने बनाने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। उसके बाद हम उसकी जो जो आईपी हैं, इंडिविजुअली जो भी आईपी एड्रेस, इसका ये है, इसका अलग है, इसका अलग है, ये इस डिवाइस के ऊपर बैठ कर ही हमें बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ रहा इन डिवाइस में। उन सब का प्रिविलेज हमारे पास यहाँ मौजूद है। और यहाँ से बैठकर हम इसका भी फॉर्म भर रहे हैं, इसका भी फॉर्म भर रहे हैं, सबके फॉर्म बैठ के हम ही से भर रहे हैं। और सबके फॉर्म भरने के बाद सबको हम क्या कर देंगे? उस फॉर्म को हम क्या कर देंगे? पुश कर देंगे। 1,000 एक बार ही पुश करेंगे। और वो 1,000 यानी सबके फॉर्म को पहले फिलअप कर देंगे। एक, एक, दो, तीन और 1,000 या 1,000 डिवाइस या 100 डिवाइस के सारे फॉर्म फिलअप कर दिए। फिलअप करने के बाद जब हम पुश करेंगे, तो एट इंस्टेंट ये सारी डिवाइस के ऊपर क्या हो जाएगा? पुश हो जाएगा। और वो कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट के थ्रू वहाँ पे चली जाएगी। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी वो टेम्पलेट के थ्रू की जाएगी। तो ये था टेम्पलेट के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब ये क्या होते हैं? वीपीएन राउट्स क्या होते हैं? ईसीएमपी मैकेनिज्म क्या होता है? आपने ट्रेडिशनल राउटिंग के अंदर पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है एलएमएडी मैट्रिक क्या होता है? जी भाई। लॉन्गेस्ट मैच एडीआर में। एलएमएडी मैट्रिक ये क्या है? 3 राउटिंग सिलेक्शन प्रोसीजर है। अगर ये तीनों चीजें कॉमन हो जाएं तो राउटिंग टेबल में कितने रूट आ जाएंगे? कौन सा रूट आएगा राउटिंग डिस्ट्रीब्यूट। टेबल? 3 राउट्स थे, तीनों राउट के ये पैरामीटर कॉमन है, तो तीनों राउट डिस्प्ले होंगे कि एक डिस्प्ले होगा? तीनों होंगे लोड बैलेंस। तीनों डिस्प्ले होंगे। तो कौन से रास्ते से जाएगा फिर? राउटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट स्विचिंग आ टेक्निक। जाता है स्विचिंग टेक्निक्स के ऊपर, कि भाई आज की डेट में सेफ चल रहा है या प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस में सारे ही रास्तों से ट्रैफिक जाएगा, एक पैकेट ऊपर से एक नीचे, सेफ में किसी एक रास्ते से जाएगा। इसी तरीके से
इन केस ऑफ द एसडीएन के अंदर कॉन्सेप्ट है ईसीएमपी का, इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। ये लोड को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये लोड को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से इफ आई एम गोइंग फ्रॉम दी इंडिया से, दुबई से मुझे यहाँ जाना है, तो ये दो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दिए गए हैं। एक ट्रांसपोर्ट है कौन सा, एमपीएलएस, एक है आपके पास विजनेट का। तो ये दोनों ही रास्तों से ट्रैफिक को भेज रहा होगा। अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से विल गो टू दी मॉनिटर, मॉनिटर पे करके यहाँ पे दुबई पे आ गए, और दुबई पे आने के बाद ये रियल ट्रबल शूटिंग पे आ गए, सिमुलेशन पर आ गए। और यहाँ पे VPN 2 का ट्रैफिक है, और ये इंटरफेस और सोर्स आई VPN 2, आई एम ऑन दी दुबई। दुबई का जो नेटवर्क है वो 21 है, और लेट्स से दुबई से आई वॉन्ट टू गो टू दी इंग्लैंड पे मैं जाना चाहता हूँ। इंग्लैंड का प्रीफिक्स ये है। यहाँ पे टोपोलॉजी में अगर हम देखते हैं, दुबई की नेटवर्क ये सोर्स है, और आई एम टेकिंग दिस डेस्टिनेशन। तो मेरे पास दो ट्रांसपोर्ट हैं, दोनों से ये ट्रैफिक जा रहा होगा। यहाँ से अगर मैं सिमुलेट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये MPLS का लिंक भी यूज़ कर रहा है, और आने जाने के लिए, और इंटरनेट वाला लिंक भी यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ECMP का, इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ का। यहाँ पे चाहे लिंक की बैंडविड्थ अच्छी हो या अच्छी ना हो, दोनों से ट्रैफिक भेजेगा। आप उसको PVR के थ्रू फिर सेट कर सकते हैं। तो तो ईसीएमपी के थ्रू हम एप्लीकेशन बेस्ड लोड बैलेंस भी कर सकते हैं इसमें? हाँ, ये देखिए, सिर्फ नाम चेंज है, सिर्फ नाम चेंज है। इसलिए हम कहते हैं जिसको ये पढ़ना है वो NP करके आया हो। आपने PVR पढ़ा होगा, ट्रेडिशनल राउटिंग में पढ़ा है PVR। हाँ जी सर, पॉलिसी बेस्ड। PVR फेल हो जाता है तो क्या लगाते हैं, हम्म। IPSLA लगाते हैं। हम्म। इन दोनों को मिला दें तो ये तो हो गया, इन दोनों को मिला दें तो एक टर्म बनता है PVF। PVF कहलाता है पॉलो ऑल्टो में, ये ट्रेडिशनल राउटिंग में कहलाता है, ठीक है जी। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, PVF बोलते हैं। और जब हम SD WAN में चले जाते हैं, तो SD WAN में इसका नाम है AAR। क्या नाम है, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। काम वही हो रहा है, जो काम यहाँ हो रहा था, जो काम यहाँ हो रहा था, वही काम यहाँ हो रहा है। डिफरेंस इतना कर दिया गया है कि यहाँ पे इंटेलिजेंस डाल दी गई है SD WAN के अंदर। क्योंकि ट्रेडिशनल राउटिंग में दिक्कत ये थी कि अगर एक राउटर ये पहला वाला लिंक फॉर एग्जांपल 100 Mbps का है, द फर्स्ट लिंक इज 100 Mbps, ये 100 Mbps का है, ये 10 Mbps का है। और अगर मुझे यहाँ से जाना हो, ये सोर्स हो, और अगर मुझे बी पर जाना हो, तो यहाँ से ट्रैफिक ऐसे जाएगा। लेकिन अगर इस नेटवर्क के अंदर, जो कि बेस्ट नेटवर्क था, यहाँ पे अगर पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाए, तो क्या मेरा रास्ता स्विच हो सकता है ट्रेडिशनल राउटिंग के अंदर? इन केस ऑफ द ट्रेडिशनल राउटिंग, अगर प्राइमरी पाथ में कंजेशन एग्जिस्ट करता है, पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं, डिले बढ़ जाता है, तो क्या मेरा ट्रैफिक स्विच होगा दूसरे पाथ के ऊपर? यस और नो? नहीं सर, जब तक डाउन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। नहीं होगा। तो यही इंटेलिजेंस ही डाल दी गई किसके अंदर, SD WAN के अंदर, कि अगर अगर इसके अंदर इतना, चूंकि पैकेट जब जाता है या तो वो लॉस हो जाता है, या उसके अंदर डिले आ जाता है, या उसके अंदर क्या हो जाता है, जिटर आ जाता है। तो कितना हम लॉस बियर कर सकते हैं, कितना डिले और कितना जिटर कर सकते हैं, वो हमने यहाँ के अंदर डाल दिया। फिर इसके अंदर लैब सेटअप में हम कैसे कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें A to Z यहाँ पे बता दी गई हैं। टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें जितनी लिखी गई हैं सारी होंगी। ये पूरा सिलेबस आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये पॉलिसीज़ हैं, इतना जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो बेसिक टर्मिनोलॉजी सेटअप हो जाएगा। फिर यहाँ से हम पॉलिसी लगाएंगे, AAR है, एप्लीकेशन बेस्ड है। प्राइमरी पाथ, बैकअप पाथ हम उसके अंदर करते थे किसके थ्रू, LMAD मैट्रिक के थ्रू। यहाँ पे TLOC का एक कॉन्सेप्ट होगा, ट्रांसपोर्ट लोकेटर के थ्रू। राउट फिल्टरिंग कैसे करेंगे, हब एंड स्पोक कैसे करेंगे, नेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, QoS कैसे अप्लाई करेंगे। फिर एडवांस लैब में जाके बिहाइंड द नेट डिवाइस पे कैसे काम करना है। यानी दूसरा जो हमारा डायग्राम है, ये दूसरा जो डायग्राम है, डायग्राम नंबर 2, इसके अंदर अगर डिवाइस बिहाइंड द नेट है तो कैसे वर्क करना है, क्या चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही डिवाइस है तो वो लॉस हो सकती है, तो ट्रैफिक जाना बाहर से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो डिवाइस लगाई। और यहाँ पर हम पढ़ते थे CCNP के अंदर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, जिसमें तीन प्रोटोकॉल होते थे, HSRP, VRRP, GLBP। तो यहाँ चूंकि ये सिस्को का नहीं था जो बनाया गया था विप्टेला, दैट वाज दी नॉन सिस्को, तो यहाँ पे VRRP प्रोटोकॉल हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर एक है TLOC एक्सटेंशन, ये आपका सेविंग ऑफ मनी करेगा विद रेस्पेक्ट टू द लिंक। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दो लिंक इस वाले
डिवाइस के पास है, 2 लिंक इस डिवाइस के पास है, वी आर यूजिंग दी टोटल 4 लिंक। तो यहाँ पर टीलॉक एक्सटेंशन में वी आर टेकिंग ओनली 2 लिंक्स, तो यहाँ पे वी कैन सेव दी मनी विद रेस्पेक्ट टू दी लिंक एंड ऑन दी आईपी एड्रेस। तो ये कैसे होगा, सीएसआर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा 2 लैब और हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है। वो लैब हैं 2 जो कि आपको कराई जाएंगी। ये सारी तो आप करेंगे, इसके अलावा 2 लैब हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। एक का नाम है DODT, डायनेमिक ऑन डिमांड टनलिंग, और एक कॉन्सेप्ट हम करेंगे सर्विस चेनिंग रूट, सर्विस चेनिंग राउट। ये 2 कॉन्सेप्ट इसके अंदर लैब के अंदर नहीं है, जो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, वो हम करेंगे। ठीक है जी, आज की क्लास ओवर करते हैं। मेल आईडी या टेलीफोन नंबर जिन्होंने नहीं भेजा है दोबारा भेज दें। इस क्लास की रिकॉर्डिंग को आपके पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद यू कैन कांटेक्ट टू दी आमिर सर, आमिर सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरली आप जो डिस्कशन में हैं वो आमिर सर के साथ ही हैं। जिनके पास नंबर नहीं है, 991999101161 पे आप आमिर सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कि पेमेंट के मोड क्या होंगे, चूंकि बैच हम शुरू कर चुके हैं। ये डेमोस्ट्रेशन क्लास उन लोगों के लिए था जिनकी पेमेंट नहीं आई है। जिनकी पेमेंट आ चुकी है वो उनकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल क्लास हम उन्हीं लोगों में उन लोगों को ही अलाउ करेंगे जिनकी पेमेंट आ चुकी होगी। बाकी डिस्कशन पेमेंट के मोड कैसे हैं और कैसे लैब को एक्सेस करेंगे, यू कैन कॉन्टेक्ट टू द आमिर सर। मेरे से कोई डिस्कशन करना हो किसी ने तो कर सकते हैं, अभी 5 मिनट का टाइम हमारे पास मौजूद है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो। सर एसडीएन में ये कॉस्ट क्या है इस कोर्स का? हाँ जी, 20,000। सर मैंने ना 2010 में सीसीएनए किया था आपके पास से, बट अभी उसके बाद से कुछ हैंड्स ऑन नहीं है। तो पहले मैं सीसीएनए दोबारा रिवाइज करूं उसके बाद आऊं, या फिर सीधा एसडीएन कर सकते हैं? नहीं जी, बाकी कोई इंस्टीट्यूट होगा तो आपको बोल देगा, आप चाहे मेरे से पढ़े हों या ना पढ़े हों। मैं यही कहूँगा, जब तक कि सीसीएनपी ना किया हो तब तक एसडीवन ना करें। कोई फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है। अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है, टाइम को बर्बाद करना है। जितने लोग यहाँ पर 15 लोग मौजूद हैं क्लास में, ये उनसे पता कर सकते हैं कि क्या सीसीएनए के बाद एसडीवन अंडरस्टैंड हो सकता, भी कोई आंसर देना चाहेगा? सर सीसी मुश्किल है वैसे, जैसे हम लोगों ने एनपी और आई का किया है तभी पता लगा इतनी चीजें। मुश्किल है क्योंकि टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी हैं। जब मैं कहूँगा ये चीज़ एमपीएलएस में होती है, आपको वो नहीं पता है। जब मैं कहूँगा पीवीआर पोलो ऑल्टो में ऐसे होती है, राउटिंग में ऐसे होती है, वो आपको नहीं पता है। आपको राउट फिल्टरिंग नहीं आता है, राउट फिल्टरिंग सीसीएनपी में पढ़ते हैं। आपको पैकेट फिल्टरिंग ढंग से नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये, आप कहीं से भी करें, मेरे इट्स नॉट मैंडेटरी साहब एनसीपी से ही सीसीएनपी करेंगे, कहीं से भी करें, एनपी तक की नॉलेज हो तो एसडीवैन करने का फायदा है जब आपने राउटिंग पढ़ लिया हो। अदरवाइज टफ टास्क है, आसान नहीं है। थैंक रेयर यू। चांस है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बंदा हो साहब कि उसने सीसीएनए कर लिया है। ऐसा नहीं है सब किसी सेंटर से जाके ही एनपी तक की नॉलेज एक्वायर करोगे तो एसडीवैन होगा आप। मैं भी सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो सेल्फ स्टडी करने में वक्त तो लगता है, बट जब तक एनपी तक की नॉलेज ना हो एसडीवैन करना मुश्किल है। ठीक है। क्लास को भाई ओवर करते हैं। कल मुलाकात होगी। बाकी जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे आमिर सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। गुड नाइट।